नमस्कार, मैं हूं अरुण कमल और आप देख रहे हैं राइट मिरर में आज की स्पेशल रिपोर्ट। आज की स्पेशल रिपोर्ट में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक सनसनीखेज कहानी, जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपका दिल करेगा कि समाज में कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे समाज की इन कुरीतियों में बदलाव आए। तो आइए चलते हैं, हम रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको राइट मिरर की आज की स्पेशल रिपोर्ट। अनिवार्य टीकाकरण और जबरदस्ती के विरोध में आजाद मैदान में भारी संख्या में लोगों का विरोध प्रदर्शन। मुंबई। गत दिनों मुंबई के आजाद मैदान में भारी संख्या में लोगों ने अनिवार्य टीकाकरण और जबरदस्ती, बच्चों के टीके, विनाशकारी लॉकडाउन करना, भेदभावपूर्ण यात्रा, सार्वजनिक स्थानों पर प्रतिबंध, बढ़ती बेरोजगारी, मुद्रास्फीति और गरीबी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर जन आंदोलन और विरोध प्रदर्शन किया। एडवोकेट नीलेश ओझा सहित अधिवक्ता दीपाली ओझा, फिरोज मीठीबोरवाला, योहान टेंगरा, अंबर कोइरी, प्रकाश पवारे, मदन दुबे, डॉक्टर देवेंद्र बल्हारा और निशा कोइरी ने अपने विचार रखे। लोगों ने इस विरोध के कारणों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए भाग लिया, अर्थात वैक्सीन जनादेश, लॉकडाउन, मुखौटा जनादेश, परीक्षण जनादेश, नेचुरल इम्यूनिटी के विज्ञान को नकारने जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारी इस मामले को लेकर दुनिया भर के 150 से अधिक शहरों में शामिल हुए और ये वैज्ञानिक भ्रष्टाचार और चिकित्सा धोखाधड़ी के खिलाफ भी डटकर खड़े रहे। अहमदाबाद, कोलकाता, मेघालय, बेंगलोर और गुड़गांव जैसे भारत के विभिन्न शहरों के लोगों ने भी इसका विरोध किया है। अब पूरी दुनिया में लोगों ने जाति, संस्कृति, धर्म, विचारधारा आदि की नकली खामियों को नीचे रखना शुरू कर दिया है। इस विरोध प्रदर्शन में एडवोकेट नीलेश ओझा सहित सभी वक्ताओं ने यह बताने की कोशिश की कि दुनिया के लोगों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया है कि एक वैश्विक षड्यंत्रकारी वर्ग है जिसने राष्ट्रीय सरकारों, केंद्रीय बैंकों और अंतर्राष्ट्रीय निगमों और विभागों का अपहरण कर लिया है और कुछ मुट्ठी भर लोगों के मौलिक अधिकारों को समाप्त करने, लोगों को आर्थिक रूप से कमजोर करने, सामान्य आबादी की संपत्ति को अभिजात वर्ग को हस्तांतरित करने और हमें आजीवन सदा की गुलामी में फंसाने के लिए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने मानवता को बचाने के लिए मांग करते हुए कहा कि सरकार अत्याचार और धोखाधड़ी से जबरदस्ती वैक्सीन देने की बात कर रही है, वो तुरंत समाप्त करे। इंसानों का मुखौटा पहने इन अपराधियों ने सामान्य जीवन को नष्ट कर दिया है, ये नहीं चलेगा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि हमने न केवल जागरूकता और सामूहिक लामबंदी के मामले में काम किया है, बल्कि हमारे पास बड़ी कानूनी हस्तियां और दिग्गज भी हैं जो हमारे शोध को लेकर कानूनी कार्रवाई करने में हमारी मदद कर रहे हैं। इन हस्तियों में शामिल हैं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, कॉलिन गोंजाल्विस, नीलेश ओझा और दीपाली ओझा, जबकि एडवोकेट प्रशांत भूषण का वैक्सीन जनादेश के खिलाफ वाला मामला सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा है। गौरतलब हो कि एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस टीम को उत्तर पूर्व में उच्च न्यायालय से उनके पक्ष में कई आदेश मिले हैं और अधिवक्ता नीलेश और दीपाली ओझा का मामला वैक्सीन जनादेश के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में दूसरी सुनवाई के लिए आ रहा है और भारी संख्या में आंदोलनकर्ता उनके साथ काम कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि मास्क मैंडेट, छद्म विज्ञान, आरपीटीसीआर टेस्ट और टीका के अवैज्ञानिक तर्क और अनिवार्य उपयोग के खिलाफ कई मामले दर्ज करने के लिए टीम गठित कर उस पर काम किया जा रहा है। ऐसी जानकारी अवेकिंग इंडिया मूवमेंट ने दी है। प्रदर्शनकारियों ने देश के सभी नागरिकों से इन मुद्दों को लेकर अपराधियों के खिलाफ लड़ने के लिए और उनके साथ इस मूवमेंट में शामिल होने का आग्रह किया है और मीडिया से भी आग्रह किया है कि मीडिया देश के लोगों तक संदेश पहुंचाने में उनकी मदद करे। उन्होंने आगे बताया कि जिन लोगों ने आज टीके ले लिए हैं, यदि वे बूस्टर नहीं लेना चाहते हैं तो वे भविष्य में एंटी वैक्सर हो जाएंगे और आज लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई तो लोग अपनी स्वतंत्रता और व्यापार करने की आज़ादी दोनों को खो देंगे। पेश है एक स्पेशल रिपोर्ट। ये लोगों को ऐसे हाल करूंगा नहीं, ये जितना ये तकलीफ हो रहा है इससे मैं और ज्यादा तकलीफ है। तो उसने रात को प्रेयर किया और रात को राजा मर गया। अब उनके जो वारिस थे उनमें झगड़ा होने लगा कि किसको बनाएंगे नेक्स्ट राजा।
तो सबने तय किया कि कल जो फर्स्ट एंट्री करेगा गांव से बाहर, राज्य से बाहर, तो उसको बना देंगे। अब सुबह में भिक्षा मांगने आने वाला एंट्री करने वाला यही था, बुला के बना दिया उसको। राजा बनाने के बाद में उसने शुरू किया फिर ये वैक्सीन मैंडेट, ये राशन नहीं, ये नहीं, शुरू होने के बाद पानी पे टैक्स, बोले सांस कितनी ले रहे हो गिनने को, हमारा मुंबई महानगर पालिका का आदमी रहेगा दिन भर में कितनी सांस ली, उसके ऊपर भी टैक्स। तो ऐसे चालू किया, परेशान होगी बहुत। बोले चलो जरा राजा के पास, इसको समझाएगा कौन, तो चलो इसके गुरु के पास जाते। उनके गुरु को लिया और गुरु को लेकर राजा को समझाने राजा के पास गए। राजा को बोले भाई देखो यार, तुम इन लोगों को क्यों इतना तकलीफ दे रहे हो। राजा ने बोला गुरुजी को, गुरुजी ये मान लेना आपको दूसरे बोलना नहीं। बोले क्यों? बोले भगवान का और मेरा एग्रीमेंट है। तो बोले लेकिन क्या हो क्या गया, बताओ, बोले आपको समझाता हूँ। बोले लोग कैसे, उन्होंने नीलेश ओझा कोई बड़ी हस्ती नहीं है, आप लोगों का सहयोग है, इसके भरोसे हम सब लोग काम कर रहे हैं। और संगठन में काम करते समय मेरा काम हमारा जाता, यही भावना से काम करना है। ये जो मेरा काम करने का तैयार सभी लोग जानते हैं, जो भी अपने ग्रुप के लोग हैं। अगर मुझे सपोर्ट योहान है, इतना छोटा है लेकिन वो काम अच्छा कर रहा है। ये अन्याय के खिलाफ की लड़ाई जीतनी है। जैसा ग्रेट पर्सन्स आर दोज हु सीक थॉट इन द वर्ल्ड। अच्छे लोग कौन, महान लोग कौन है? जो चाहते हैं कि विचारों की जीत हो। बेवकूफ लोग कौन है? सारा बहुत हीरो बन रहा है, मैं कुमार को मदद करूं, ये टेंडेंसी नहीं रखना है किसी। सब लोग मिलकर हमको लड़ाई जीतनी है और नए भारत का निर्माण करना है। आगे जो दिल्ली में होगा इससे लाख गुना ज्यादा लोग उभा रहे हैं। हमारे पास री इंफेक्शन डेटा है, केरला से, बैंगलोर से, आसाम से, कोलकाता से, दोनों वैक्सीन लिए हुए लोगों को भी कोरोना हो रहा है, वो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं और मर भी रहे हैं। तो ये गलत डिसीजन है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, जिसको हम अपोज कर रहे हैं। और हमारे सबका 2 PIL हाईकोर्ट पे चल रहा है और इस मंडे को 22 तारीख को बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, यहाँ पर हितेश जी का एफिडेविट अटैच हुआ है, डॉक्टर स्नेहल लुनावत का एफिडेविट अटैच हुआ है। मैं सबसे चाहता हूँ कि आज घर जाके काइंडली त्यावेळेस त्याला जबरदस्ती म्हणजे वॅक्सिन सर्टिफिकेट दाखवून तरच तुम्हाला तिकीट भेटेल। मी घरी नसताना त्यांनी ते वॅक्सिन घेतलं आणि इव्हन फक्त 3 तासामध्ये त्याला ब्लड क्लॉटिंग होऊन तो बेडच्या खाली पडून त्याची डेथ झालेली। मी घरी नसताना तो 4 तासानंतर 5 तासानंतर दरवाजा तोडून त्याला बाहेर काढावं लागलेलं आहे। म्हणजे आता याच्यानंतर अजून बाकीचे हितेश असे जायला नको म्हणून सर्वांनी आज सर्वांनी पाऊल उचलले, ते खूप मोलाचं आहे आणि असं सर्वांना सहकार्य करा। कारण आज मी जी उभी आहे फक्त बाकीच्या कोणी हितेश सोबत आहे। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज मी सोशल कि सरकार ने बोला कि वैक्सीन लेने के बाद मौत नहीं होगी। कोई सरकार नहीं बोल रही कि वैक्सीन लेने के बाद मौत नहीं होगी, कोई गारंटी नहीं दे रहा है। वो अगर ये बोल रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बाद में मौत नहीं होगी, ये किसने कहा? इसका मतलब ही है कि वैक्सीन लेने के बाद में मौत होगी। समझ में आ रहा है? मैं जितने भी लोगों के फोटो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं जो शहीद हुए, ऐसे 5,500 लोग हैं, उनके लिए हमको 1 मिनट का मौन करना है। सब लोग अपनी जगह पर जहां खड़े हैं 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और हमको उनको श्रद्धांजलि देंगे मौन से।
और अपने हाथ में ये पोस्टर सब लोग दिखाओ सरकार को कि हमारी मांगे क्या है। ये सबके हाथ में होना चाहिए। एक मिनट का मौन। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने जगह पर बैठेंगे। दोस्तों, जिनके हाथ में ये हमारे स्लोगन्स है वो अगर बैठे हुए हैं तो जो खड़े लोग हैं उनके हाथ में ये दे दो, मतलब वो दिखते रहेंगे, लोग पढ़ते रहेंगे, क्योंकि आप लोग सिर्फ लेकर बैठे हुए हैं। तो जो अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, बाकी जो लोग खड़े हैं पीछे वो सब लोग ये स्लोगन अपने हाथों में लेकर खड़े रहेंगे। हाँ, ये अंबर जी को मैं दे रहा हूँ, सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ। थैंक यू एवरीवन, प्लीज टेक ए सीट। हम लोग बैठ जाइए काइंडली। ये केस है जहां पर महाराष्ट्र सरकार नियम के बाहर गया, फिर वो कोई भी रहो, जेल में जाने की तैयारी रखने की। स्टेट का मिनिस्टर बोल रहा कि हम बाइंडिंग नहीं कर सकते, कलेक्टर ने कर दिया। मतलब महाराष्ट्र गवर्नमेंट में कलेक्टर बड़ा हो गया मिनिस्टर से, चीफ मिनिस्टर से, और सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा हो गया, हाई कोर्ट से भी बड़ा हो गया। तो हमने लीगल नोटिस दिया है। देखो, ये जो लोग ये कानून आपके खिलाफ यूज करते हैं ना, एक्चुअली वो कानून उनके खिलाफ है। पहले मुझे लोग बोलते थे कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हटा दो, मैं बोला नहीं, वही कानून उनके खिलाफ यूज करना है। इसके दो एग्जांपल बताता हूं मैं। मैंडेटरी नहीं है, आपको कोई भी सुविधा, पेंशन, सैलरी, रेलवे, कोई भी सुविधा, राशन नहीं रोक सकते, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिख के दे दिया। अब सेंट्रल गवर्नमेंट से बड़ा हो गया ये अपना औरंगाबाद का कलेक्टर, तो उसने लिख दिया नहीं देंगे। तो इसके लिए इलाज क्या है? इसका इलाज सेक्शन 51 सबसेक्शन बी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में है। ऐसा जो करेगा उसको 1 साल जेल में डाल दो। तो हमने उसका नोटिस दे दिया उनको। दूसरी चीज है कि जो कुछ 1-2 डॉक्टर लोग हैं, एक गांव में एक साधु रहता था गांव के बाहर, एक उसका शिष्य था। अब उस सब तकलीफ में हो गई, तुम इन लोगों को क्यों इतना तकलीफ दे रहे हो? तो राजा ने बोला गुरुजी को, देखो गुरुजी, ये मामले में बोलना नहीं। बोले क्यों? बोले भगवान का और मेरा एग्रीमेंट है। तो बोले लेकिन क्या हो क्या गया? बोले आओ मैं आपको समझाता हूँ। बोले लोग कैसे हैं। उन्होंने एक अच्छा रास्ता, अच्छे रास्ते पे बीच में गड्ढा खुदवा दिया। तो जो लोग सीधे जा रहे थे गड्ढे में उतर के जाने लगे। किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। आगे जो दिल्ली में होगा इससे लाख गुना ज्यादा लोग वहां रहे। थैंक यू नीलेश जी। इनका आज हमारे पीछे अवेकन इंडिया जितने यहाँ ऑर्गेनाइजेशन है उनके पीछे बहुत बड़ा लीगल माइट है। और हम एक क्वेश्चन पूछना है मुझे, मैं खुद डॉक्टर हूँ और अभी जो हम लोग सब मैडम आफ्टर द इवेंट 4:30 के बाद हम सब कुछ करेंगे। अभी नहीं आफ्टर 4:30 प्लीज सिट। वी हैव ए इवेंट ऑर्गेनाइज्ड, वी विल डू इट आफ्टर 4:30 or 4:45 to 6. Everyone will get time to interact with all the dignitaries here. No, I wanted to ask for Not now, please sit. That was the only thing. I want to now, अभी मुझे हमारे साथ जो मैडम किरण यादव जी आई है उनको स्पेशली बुलाया गया है, आपसे 2 शब्द बोले। उनका सन हितेश हेलो, ट्रेन की पास निकालने गया, तुमने यार ट्रेन नहीं डाली, वहाँ पर बोला वैक्सीनेशन चाहिए, ट्रेन तो है ही नहीं उसमें। वैक्सीन लगाई और 3 घंटा में उनकी मृत्यु हो गई। उनका केस फाइल हुआ है बॉम्बे हाई कोर्ट में, नीलेश जी ने किया है और हमारे PIL के साथ भी वो टैग हुआ है। ट्रेन है ही नहीं अभी। प्लीज तुम
उसमें क्यों डाले थे वो ट्रे इसमें क्यों डाले थे? उसमें नहीं डालनी थी, बैग में रखनी थी। मैं रखता हूँ ना बैग में बार बार निकालने के, कैमरे पे ही रखने के। मराठीत बोलू हिंदीत बोलू? ॲक्च्युली इथे आलेले सर्व मान्यवरांचे मी खूप खूप आभार मानते आणि इथे बसलेले सर्वजण आहेत ते सर्व माझे हितेश उसमें क्यों लगाया? मेरे को दे देने थे ना, मेरा बैग में रखने का। वो तो बड़े बड़े अभी नहीं है। अजून हितेश कुठे अजून करत अरे मैंने घालवायला लगाया नको. ऐसे कैमरा पकड़ के कारण रखा मला होता है, एकुलता उसके ऊपर ट्रे है एकच ही मुलगा नहीं। होता आणि तो 23 वर्षाचा. ज्या दिवशी मला नहीं बड़ा लेके गया हूँ मैं, पर वो पांडेसर भेटायला तुम जो आले, त्या दिवशी त्याचा इसके ऊपर birthday क्यों लगा था? होता, तुमको पता है कि ये ढीला है, गिर जाएगी तो ट्रे, तो क्यों लगा इसके ऊपर तुमने? आज या तारखेला मी अगदी नाही एकटी, येत मला आहे. भाऊ नाही आहे, मला आई वडील नाही आहे, मला मेरे को दुसरं क्या अपत्य इधर कोणीही नाही ढीला ढीला है, रूम में किधर गिर गिर गई उधर ही। तिकीट काढायला गेला त्याला प्रॉब्लेम येत होते बाहेर जायला. त्यावेळेस त्याला जबरदस्ती म्हणजे वॅक्सिन सर्टिफिकेट दाखवा तरच तुम्हाला तिकीट भेटेल. मी घरी नसताना त्याने ते वॅक्सिन घेतलं आणि इवन फक्त 3 तासामध्ये त्याला ब्लड क्लॉटिंग होऊन तो बेडच्या खाली पडून त्याची डेथ झाली. मी घरी नसताना तो 4 तासानंतर 5 तासानंतर दरवाजा तोडून त्याला बाहेर काढावं लागले. तुम घुमा रहे हो म्हणजे आता उसमें क्यों लगाई? याच्यानंतर अजून बाकीचे हितेश असे जायला नको म्हणून सर्वांनी आज जे सर्वांनी पाऊल उचलले ते खूप मोलाचं आहे आणि असं सर्वांना सहकार्य करा. कारण आज मी जी उभी आहे फक्त बाकीच्या अजून कोणी हितेश नको जायला म्हणून आहे. आज मी सोशल वर्कचं काम करते. माझ्या पाठीमागे कोणी नाही आहे, कोणी म्हणजे कोणीही नाही आहे. फक्त माझा एक कझन भाऊ आहे, त्याच्या सहाऱ्याने मी आज उभी आहे. कधी अर्ध्या रात्री मी रात्रभर झोपत नाही. अर्ध्या रात्री परवाच्या दिवशी 3 वाजता मला हॉस्पिटलला घेऊन गेला. माझं प्रेशर वाढलेलं होतं 260. माझी परिस्थिती फार खराब आहे. फक्त अशी अजून हितेशच्या आईची, हितेशच्या वडिलांची कोणाची नको व्हायला म्हणून सर्वांनी सहकार्य असू दे एवढंच माझं म्हणणं आहे. वॅक्सिनसाठी सगळ्यांनी काय असेल ती लढाई पूर्ण करा आणि हे सर्व बंद करा एवढंच माझं म्हणणं आहे. एकच आहे, मी मालेगावला असते, शेतकऱ्यांच्या कामासाठी जाते. तिथे बरंच मोठं सहकार्य भेटतंय मला. आपल्याला सर्वांना तिथे एकत्रित जमा होऊन आणि एक कॅन्डल मार्च काढायचं आहे. तर सर्वांचं तुमचं सहकार्य असावं आणि जी डेट असेल ती मी मदन सरांना सांगेन, ते तुम्हाला सर्वांना कळवतीलच. तर एवढंच सहकार्य मला असू दे आणि सर्वांनी एक विचार ठेवा, फक्त हे वॅक्सिन बंद झाली पाहिजे, बंद झाली पाहिजे आणि बंद झाली पाहिजे, बस एवढंच सहकार्य. महाराष्ट्र सरकार, अभी तक आवाज नहीं पहुंची महाराष्ट्र सरकार तक. महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार. दोस्तों, ये जो आज अभी आपके सामने किरण यादव जी जो है, जिनके बेटे की मृत्यु हो गई वैक्सीन लेकर, उनके पास तक कोई सरकार का व्यक्ति तक नहीं गया. मैं पालघर के वहां के आमदार के पास में लेटर लेकर गया कि भाई आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ऐसे व्यक्ति की एक डेथ हो गई है, ऐसे नौजवान की 24 साल की, उसकी माता जी का कोई नहीं है. वो बोलता है कि सरकार ने बोला कि वैक्सीन लेने के बाद मौत नहीं होगी. कोई सरकार नहीं बोल रही कि वैक्सीन लेने के बाद मौत नहीं होगी, कोई गारंटी नहीं दे रहा है. वो अगर ये बोल रहे हैं कि वैक्सीन लेने के बाद में मौत नहीं होगी, ये किसने कहा? इसका मतलब ही है कि वैक्सीन लेने के बाद में मौत होगी. समझ में आ रहा है? मैं जितने भी लोगों के फोटो यहां पर आप लोग देख रहे हैं जो शहीद हुए, ऐसे 5,500 लोग हैं. उनके लिए हमको 1 मिनट का मौन करना है. सब लोग अपनी जगह पर जहां खड़े हैं 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे और उनको श्रद्धांजलि देंगे मौन से. और अपने हाथ में ये पोस्टर सब लोग दिखाओ. मैदान में आने की क्या जरूरत पड़ी और क्या इसका मकसद है इसके पीछे, इस आंदोलन के पीछे? जी नीलेश जी. आंदोलन इस चीज़ का है कि जो गैर कानूनी तरीके से लोगों के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, कुछ भी बेतुका रूल लाए जा रहे हैं,
कि आप वैक्सीन नहीं लोगे तो आपका राशन बंद, आप ये नहीं वैक्सीन नहीं लोगे तो आपको लोकल इसमें एंट्री नहीं। तो इस बारे में सरकार को ये बताने के लिए कि ये देश की जनता बेवकूफ़ नहीं है, मुर्दा नहीं है, वो आपकी बातें आंख मूंद कर मानने वाली नहीं है। हम हमारे संविधान के हक जानते हैं, उसको हक को लेना जानते हैं। तो ये मैसेज देने के लिए कितने जागरूक लोग हैं, ये मैसेज देने के लिए आज का आंदोलन है। इतनी एजेंसियां हैं जो इसको अप्रूवल किया है वैक्सीन, कैसे आप किस आधार पर ऐसे? बहुत अच्छी बात कही है। आप सब लोगों की जानकारी के लिए, वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला है, अप्रूवल नहीं मिला है। ये क्लिनिकल ट्रायल के फेज में है, आप पर ट्रायल ही चल रहा है अभी। तो जो वैक्सीन का अभी खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरटीआई में लिखकर दे दिया, इसका अभी हमारे पास पूरा डेटा भी नहीं है, लॉन्जिटिविटी कितना है इसका, जो इफिकेसी है, साइड इफेक्ट्स का पूरा डेटा गवर्नमेंट के पास नहीं है। एक चीज, दूसरी चीज, खुद उनका डेटा बता रहा है, उन्होंने जो जो बातें की थी सब बातें झूठ निकली। डॉक्टर स्नेहल लुनावत का कोविशील्ड लेने की वजह से जान चली गई, मौत हो गई उनकी। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के AEFI कमेटी ने माना है कि ये मौत कोविशील्ड के साइड इफेक्ट से हुई है। तो इनके जो क्लेम थे, जो VG सोमानी ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, उन्होंने कहा था वैक्सीन 110% सुरक्षित है, तो इनका क्लेम झूठा साबित हो गया है। दूसरी चीज, ऐसे कई लोगों की जाने गई है, हमारे जान पहचान के लोग हैं, उसके बाद में जाने तो अलग चीज हो गई, इतने साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, कोई अंधा हो गया, कोई बहरा हो गया, हार्ट इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है। 18 यूरोपियन कंट्री ने कोविशील्ड को बैन किया है, क्योंकि वहाँ के लोगों को, वहाँ की सरकार को उनके जान की कीमत थोड़ा लगती है। इंडिया की सरकार को लगता है इंडिया में लोगों की जान की कीमत कचरा है। तो यहाँ कई मौतें होने के बाद भी कोई नियम लाए नहीं गए। एक ही कार्यक्रम चल रहा है कि कैसा भी करो, हर व्यक्ति को वैक्सीन दो। ये इतने अंधे हैं, ये नहीं सोच रहे जिसको एलर्जी है, या फिर खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोटोकॉल कहता है, आयुष प्रोटोकॉल कहता है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है, 50 अलग अलग रेमेडीज है। आनंदिया का मेडिसिन को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अप्रूव किया है। नेचुरोपैथी जो डॉक्टर विश्व राय चौधरी का है, उसको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी ने पूरा वेरीफाई करके रिकमेंडेशन दिया है कि इससे इन्होंने कोरोना भी ठीक किया, किसी को कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, एक भी आदमी मरा नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ, नो मास्क नथिंग। अब वैक्सीन का ऐसा है, वैक्सीन की पोल सबसे पहले खोली माननीय हाईकोर्ट ने। री दिनकर के जजमेंट में हाईकोर्ट ने सरकार को एक सवाल पूछा, ये आप सब लोगों के लिए सवाल जानना जरूरी है। कोर्ट ने सवाल क्या पूछा, बोले बताइए वैक्सीन लेने के बाद में कोरोना नहीं होता है? बोले नहीं होता है। वो आदमी कोरोना का प्रसार कर सकता है? तो बोले हाँ, सुपर स्प्रेडर बन सकता है वो लेने के बाद में उसकी कोरोना से मौत भी हो सकती है। अच्छा, नहीं लेने वाले का क्या है? बोले उसका भी वैसा ही है। तो आप किस आधार पे वैक्सीन लेने वाला और नहीं लेने वाले में फर्क कर रहे हो? ये आधार पे हाईकोर्ट ने सरकार के सारे ऐसे गैर कानूनी जो नियम थे वो क्रैश कर दिए। दूसरी चीज, जो वैक्सीन क्या करती है, एक स्पाइक प्रोटीन आपको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है और आपको लड़ाई के लिए तैयार किया जाता है, ताकि जब ओरिजिनल वायरस से लड़ाई हो तो आपके बॉडी में एंटीबॉडी रहे। आप गौर कीजिए, एक आपने गली में मैच खेल लिया और बाद में जाके सीधा ऑस्ट्रेलिया की टीम से भिड़ गए, तो वो ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलर जब बॉलिंग करेगा आपको आउट भी कर देगा, मुंह भी फोड़ देगा आपका। तो इसके बारे में सबसे बेस्ट, इस दुनिया का सबसे सेफ पर्सन कौन है? तो एम्स के जो डॉक्टर संजीव राय है, दुनिया के 81 कंट्रीज के, अलग अलग कंट्रीज के जो रिसर्च पेपर्स 81, कई लाखों लोगों पे रिसर्च करने का उन्होंने कहा कि सबसे सेफ पर्सन कौन है, जिसको कोरोना होकर गया है या कोरोना का विषाणु छू कर गया है। ऐसे इंडिया में 70% से ज्यादा लोग हैं। तो जो आदमी आज मर्सिडीज में बैठा है, तो ये बिल गेट के गुलाम ये क्या कहते हैं कि आप इसको ऑटो में बैठाओ तो ये कंफर्ट रहेगा। जो नेचुरल इम्यूनिटी को उन्होंने बोला है 13 टाइम रोबस्ट एंड बेटर। वैक्सीन लगने के बाद में उनका कहना है कि तुरंत 2-4 महीने में वो खत्म हो जा रहा है उसका पावर। और जहाँ जहाँ वैक्सीन हुई है, वैक्सीनेटेड लोगों में, जैसे आप केरला का देख लो, बेंगलोर देख लो, मुंबई का किम हॉस्पिटल देख लो, इजराइल देख लो, वैक्सीनेटेड लोगों के जान को ज्यादा खतरा है। उनको जब कोरोना हो रहा है तो उनके मरने वाले की संख्या ज्यादा है, उनके हॉस्पिटलाइजेशन की संख्या ज्यादा है, साइड इफेक्ट्स की संख्या ज्यादा है।
और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है वो ज़्यादा सेफ है, ये उनका ही डेटा है। तो अब ऐसे में हमारे मेहनत के पैसे से कहने का कि सबको वैक्सीन फ्री, और इधर बोलने उठा के 40-50 हज़ार करोड़ रुपया वो वैक्सीन कंपनी को दे देने का, और उधर बोलने का कल से आपका पेट्रोल 150 रुपया लीटर, हमारा ही पैसा लेने का, हमको ही बेवकूफ़ बनाने का और हमको ही हमारी जान को मारने का प्लान करने का। तो ये इनका षड्यंत्र चल रहा है। इस सब के खिलाफ में ये आंदोलन है, ये जन जागृति का ये अभियान है। चलिए पहले वैक्सीन 20 रुपए में कुछ अपील करना चाहेंगे जो लोग बचे हुए अभी तक नहीं लिए हैं। 120 करोड़ लोगों ने अभी तक लिया, जीवन एक दो ले लिया है, और जो बचे हुए लोग हैं वो क्या लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? आप क्वेश्चन है मेरा एक सेकंड इनका होने दीजिए। देखिए, इसके पहले एक बात और मैं कंप्लीट करता हूँ। भोरे साहब ने बहुत सही बोला, वैक्सीन के जो ये है वो वैक्सीन वाले भारत बायोटेक के, उन्होंने क्या कहा था, जब वैक्सीन आएगा तो हम कितने रुपए में देंगे? 20 रुपए। बिस्लेरी की बोतल से भी सस्ते में रहेगा, मतलब 20 रुपए से कम में रहेगा। आज कितने में दिया जा रहा है? गवर्नमेंट को 300 में और कॉमन मैन को 1000-1500 जो भी है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल से लेंगे। तो ये अगर 100 करोड़ 125 करोड़ वैक्सीन दे रहे हैं तो उसकी ये कितना हो रहा है? हजारों करोड़ रुपए का करप्शन हो रहा है। 20 रुपए की वैक्सीन 300 में कैसे जा रही है फिर? और जब इमरजेंसी है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट रूल लागू है, तो ऐसे में सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल टेक ओवर कर रही है, तो ये वैक्सीन कंपनी को भी टेक ओवर कर सकती है। आप इनका प्रॉफिट बंद कर दो, इनको बोलना नो लॉस, इमरजेंसी है ना, लोगों के रोजगार बंद करा दिया आपने, तो आप नो लॉस नो प्रॉफिट में बेचना चालू करो। कोई आपको बोलेगा नहीं कि वैक्सीन लो करके। ये सारा खेल कमीशन का है। अब मैं आपके मुद्दे पे आता हूँ कि आपका सवाल है लोगों ने वैक्सीन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और 120 करोड़ लोगों ने ले लिया है। हाँ, अब जो बचे हुए लोग हैं, जो ले लिए उनके लिए मैं तो छोड़िए, खुद WHO ने वार्निंग दिया कि जिन लोगों ने कोविशील्ड लिया है वो सावधानी बरते। आपको गुलियन बारी सिंड्रोम का जो आधा पैरालिसिस हो जाता है, बॉडी का चेहरा टेढ़ा हो जाता है, ये होने का खतरा है। और ऐसे पेशेंट को मैंने खुद देखा है। ये उनको जो फंसाया गया, इसका गिफ्ट उनको खुद WHO ने दिया। दूसरी चीज, आपके आंखें के सामने आप देख रहे हो कैसे लोग मर रहे हैं। मेरे खुद के क्लाइंट है डॉक्टर स्नेहल लुनावत, और आपने किरण यादव जी का बेटा हितेश खड़वे, ये सब उसके उदाहरण है। इसके बाद में आपको लगता है सुसाइड करना है, या आपको लगता है कि नहीं भाई मुझे तो लेना है, तो मर्जी है आपकी, क्योंकि जिंदगी है आपकी। और अगर जिन्होंने ले लिया है उनको हम लोग न्यूट्रल कर सकते हैं। हमारे देश में ऐसी पैथियां हैं, हमारी उसका डिटॉक्सिफिकेशन किया जा सकता है, उनके बॉडी से उसको वो जो वैक्सीन ले लिया उसका जहर निकाला जा सकता है। तो आप वो लोग हम लोगों से कांटेक्ट करें। हमारे पास में ऐसी डॉक्टरों की टीम है जो उनके डिटॉक्सिफिकेशन का काम भी करेंगी। ये एम और हमारी संस्थाएं, स्वदेशी भारत आंदोलन जैसी संस्थाएं जो है वो उनका डिटॉक्सिफिकेशन का काम करेंगी। तो आपके माध्यम से, आपके मीडिया के माध्यम से अगर वो हमसे संपर्क करते हैं तो हमारे सब तरफ नंबर्स है, उनको बोलिए कि हमसे संपर्क प्रयत्न करें। और आपने एक चीज, आपने एक प्रश्न पूछा कि 10 करोड़ लोग के लिए हमारा क्या मैसेज है, तो मैं कहना चाहूँगा कि हमारे 130 करोड़ लोग के लिए मैसेज है कि ये 2 पे रुकने नहीं वाले। फ्यूचर में आपको तीसरा आएगा, चौथा आएगा। तो उसके लिए भी हम, इजराइल में हो रहा है, यूके में भी वैक्सीनेटेड का डेफिनेशन ही चेंज कर दिया कि जिन लोग ने अभी 3 लिए उनको ही फुल्ली वैक्सीनेटेड माना जाएगा। तो अभी जो लोग हमें देख रहे हैं, जिन्होंने टीका लेके रखा है, अभी हम सब आज़ाद हो गए, हमारे लिए सब बेनिफिट्स है। आपको कुछ महीने में फिर से तीसरा लेना पड़ेगा, और अगर आप वो नहीं लोगे तो आप हमारे साथ यहाँ पे एंटी वैक्सर नेक्स्ट टाइम प्रोटेस्ट में दिखने। देखिए, WHO ने सबको गुलाम बना दिए। WHO है कौन? सबको पता है। कौन इसका मालिक है? सबको पता है। कौन इसको पैसे देता है? हम सबको पता है। लेकिन यहाँ पर हमारे बीच में एक जन है, एक लेडी है, जिन्होंने WHO को हिला दिया, WHO को नोटिस दिया आइवरमेक्टिन के ऊपर। मैं बुलाना चाहता हूँ एडवोकेट दीपाली ओझा मैम को। मौजूद सभी को मेरा नमस्कार। मुझे बहुत खुशी हुई आप सभी को देख के। इस साल के मई महीने में, मई 2021 में पेपर में एक न्यूज़ आई जो मैंने पढ़ी। लॉकडाउन का माहौल चल ही रहा था, तो घर से काम हो रहे थे, तो टाइम मिलता था तो मैं पेपर पढ़ रही थी।
उसमें मैंने पढ़ा कि गोवा के हेल्थ मिनिस्टर ने एक निर्णय लिया था कि गोवा में 18 साल के ऊपर जितने भी एडल्ट्स हैं उनको आइवरमेक्टिन ये दवा दी जाएगी। अब मैं कोई मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ नहीं, तो मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने जनरल रिसर्च कर दिया कि ये आइवरमेक्टिन है क्या, और ना ही ये ऐसे कोई बात नहीं थी कि मैं एलोपैथी में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, बाकी किसी में बिलीव नहीं करती, ये कुछ नहीं, मेरा जस्ट क्रिटिकल थिंकिंग था जिसने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं पढ़ूं इसके बारे में कि ये है क्या, क्योंकि उस टाइम हम हर एक जन कोरोना की दवाई, उसका क्या इलाज हो सकता है, कारगर इलाज, इसको ढूंढ रहे थे हम। तो मैंने पढ़ा, और जैसे ये न्यूज़ आई, करीब कुछ 9 मई को आई न्यूज़, तुरंत उसके अगले दिन सौम्या स्वामीनाथन, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, जो कि चीफ साइंटिस्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, उन्होंने तुरंत ट्वीट किया, जैसे कि वो ताक में ही बैठी थी। उन्होंने लिखा कि WHO आइवरमेक्टिन की यूज़ करने की सलाह नहीं देता, सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल्स अगर चल रही है तो उसमें आइवरमेक्टिन की दवा इस्तेमाल की जा सकती है। क्लिनिकल ट्रायल्स यानी वो एक्सपेरिमेंटेशन फेज़ होता है कि जब तक वो दवा सेफ नहीं मानी जाती एक पर्टिकुलर इलनेस को कॉमन जनता में देने के लिए, ठीक है। तो मैं बहुत चौंक गई, मैंने सोचा ऐसे कैसे हो सकता है कि एक गोवा स्टेट का हेल्थ मिनिस्टर एक निर्णय ले रहा है, तो स्वाभाविक है उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी को या एक्सपर्ट डॉक्टर्स को ज़रूर उनकी सलाह ली होंगी। तो ये मैडम कैसे बोल सकती है कि आइवरमेक्टिन को यूज़ मत करो, और तुरंत उनकी जैसे बात काटते हैं ना हम, उस तरीके से वो ट्वीट आया था। तो मैं एकदम जासूस की तरह मैं इसमें रिसर्च में घुस गई, और मैंने सारी तामझाम की, सब जगह से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की। तब मुझे US का एक ग्रुप का वेबसाइट मिला जो कि FLCCC नाम से जाता है, फ्रंटलाइन क्रिटिकल कोविड केयर अलायंस है, जिसमें सारे MD डॉक्टर्स हैं और बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हैं। हर एक ने काफ़ी सारे साइंटिफिक पेपर्स पब्लिश किए हैं। तो ऐसे नहीं कि कोई भी आके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है और कर रहा है, ये सारे फ्रंटलाइन डॉक्टर्स थे, और उनके साइट पे वीडियोज़ रखे थे जहाँ की पेशेंट्स ने खुद आके बोला था कि भाई हम वेंटिलेटर पे थे और हमारी ट्रीटमेंट में जब आइवरमेक्टिन यूज़ किया गया था, यानी सिर्फ आइवरमेक्टिन नहीं, बाकी सारी अन्य चीज़ों में आइवरमेक्टिन एक दवा थी, उसका एक विशिष्ट प्रमाण रहता है, अपने शरीर के वजन के हिसाब से डॉक्टर उसे प्रिस्क्राइब करते हैं। तो कोई आइवरमेक्टिन अपने मन से ना ले, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से। तो करके मैंने ये सब पढ़ा, तो मैं और चौकन्ना हो गई। मैंने बोला ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन एक डॉक्टर है, ये भी सारे डॉक्टर्स हैं जो कि बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, आज कोविड को ट्रीट कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन WHO के स्विट्ज़रलैंड के ऑफिस AC ऑफिस में बैठ के कोविड पेशेंट्स को ट्रीट कर रही है, बिल्कुल नहीं कर रही है। तो तभी मैंने सोचा कि यहाँ कुछ तो दाल में कुछ काला है। तो मुझे ये पता चला कि आइवरमेक्टिन ये जो दवा है, ये आज इस पर कोई पेटेंट नहीं है, तो ये बहुत चीप रेट में मिल जाती है। तब मैंने सोचा अच्छा, तो यहाँ पे इनका पानी जम रहा है, मतलब इनको ये नहीं चाहिए, इनको भारी प्राइसी एकदम बहुत सारी महंगी दवाइयाँ बेचनी है। ये नहीं चाहते कि ये चीप दवा किसी को पता चले और लोग उसे खा के ठीक हो जाए या बीमार ही ना हो जाए, क्योंकि इनका आगे तो वैक्सीन रोल आउट का प्लान था, 1 नहीं 2 वैक्सीन, बूस्टर डोज, ये सब के प्लान थे। तब हमने तय कर लिया, मैंने नीलेश जी से डिस्कस किया कि देखिए ये मैंने मेरे स्टडीज़ में ये पाया है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे देशवासियों की जान का सवाल है। क्योंकि अगर हमारी गवर्नमेंट्स WHO को ब्लाइंडली फॉलो करने लगी या इनकी दबाव में आने लगे, तो हमारे देशवासियों की जान खतरे में जाएगी और जानें चली जाएंगी। तब हमने तय किया जी हाँ, अब यही सही समय है, इसको डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को हमें लीगल नोटिस देनी चाहिए। और उसी वक्त हमने 25 मई को लीगल नोटिस सर्व किया। अब वो लीगल नोटिस जैसे उन तक पहुंचा, 2 दिन में उन्होंने वो ट्विटर से डिलीट कर दिया। और ये बात सारे ट्विटर में के जो भी यूज़र्स हैं, जो इसमें इन्वॉल्व थे, जो इसको ट्रैक कर रहे थे सब, क्योंकि नोटिस तो बहुत वाइडली सर्कुलेट हुई थी, फेसबुक पे भी थी। उस वक्त मेरा खुद ट्विटर पे अकाउंट नहीं था, मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी कम प्लेटफॉर्म्स पे हूँ। तो मुझे जानकारियाँ मिली कि भाई आपका नोटिस बहुत घूम रहा है। तो मैंने बोला अच्छा, तो ठीक है, कुछ देखना पड़ेगा। तो मैंने मेरे जो सहकारी ऑफिस में है उनसे जानकारी ली, तो लिटरली वो नोटिस सर पे लेके वर्ल्ड वाइड लोग नाचे। अब इस बात का हमें तो बहुत खुशी हुई कि हमारा काम जो है वो सराहा जा रहा है, और इस वक्त ये इसका
वैल्यूएबल है ये काम, लेकिन मुझे दुख एक बात का हुआ कि मेरे देश के लोगों को ये क्यों पता नहीं है कि ये क्या चल रहा है। अभी देखिए मीडिया तो बिक चुका है, मीडिया ये बात कभी नहीं लाता कि ऐसी ऐसी नोटिस गई है और आइवरमेक्टिन जैसी दवा WHO सप्रेस कर रहा है, ये तो बिल्कुल नहीं आता। तो वहाँ हमारा चैलेंज था और उसके बाद मैं ट्विटर पे खुद मैंने साइन अप अकाउंट ओपन किया और मैं कनेक्ट हो गई। तभी भी पहले 1-1.5 महीने में तो सिर्फ इंटरनेशनल अदर कंट्रीज़ के लोग थे जो कि ट्रैक करते थे, मेरे इंटरव्यूज़ चालू हो गए। उस एक इंटरव्यू के दौरान एक जर्मनी के साइंटिस्ट है, सीनियर साइंटिस्ट है काफ़ी, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट भी रह चुके हैं। तो उनसे जब बातचीत हो रही थी मेरी, उन्होंने बोला कि दीपाली, how do you plan to spread awareness about this? Because you see, in developed countries, people, citizens are aware of their legal rights. It is not the case with developing countries. अब ये जो थे साइंटिस्ट, उन्होंने बात तो सही कही थी, लेकिन मेरे बहुत दिल को लगी वो। मुझे लगा कि मेरे देश में ऐसा क्यों ऐसा है कि इंडिया में लोगों को उनके लीगल राइट्स के बारे में पता नहीं है। और मैंने ये बात बहुत पर्सनली ली और उसी दिन मैंने ठान लिया कि मैं ये चुनौती लूँगी, मैं ये आह्वान स्वीकारूंगी कि मैं सबको उनके लीगल राइट्स के बारे में जानकारी दूँ। और एक बात ऐसी है कि मैं उस टाइम मैं बहुत प्रे करती थी, मैं और नीलेश जी प्रे करते थे कि देखिए मीडिया तो बहुत बिक चुका है, हमारी आवाज़ पहुंचेगी नहीं, तो क्या करें, हमें लाइक माइंडेड लोग चाहिए। हमें ये ज़रूर पता था कि हर एक कोने में लोग हैं जो कि विजिलेंट है और इसके बारे में जानकारी रखते हैं, लेकिन उनसे जुड़ेंगे कैसे। और जो ओम शांति ओम पिक्चर में जो डायलॉग है कि अगर किस चीज़ को आप बहुत शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे मिलाने में आपको मदद करेगी। तो ऐसे ही कुछ हुआ और हम अवेकन इंडिया मूवमेंट के अंबर कोयरी सर आपके साथ और उनके अवेकन इंडिया के परिवार के साथ और बाकी कई सारे संगठन हैं उनके साथ हमारा परिचय हुआ, हम जुड़ गए। और आज मैं खुशी से फूली नहीं समाई कि आप सबको देख के मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपने परिवार से मिल रही हूँ। और खासकर ये इल्लीगल लॉकडाउन जबकि हमको अपने लोगों के साथ इन्होंने तोड़ा और बहुत पूरी तरह से कोशिश की कि हम आपस में एक दूसरे को सस्पिशन से करें कि भाई कोई बताएगा कि मैं तुम्हारे घर आ रही हूँ तो सामने से आएगा अरे नहीं हम नहीं अभी बाहर है, क्योंकि सब वायरस से डर गए थे। और इसमें इनका ये षड्यंत्र काफ़ी अच्छा चला क्योंकि ये भय का, दहशत का वातावरण इन्होंने बहुत अच्छी तरह से निर्माण किया था। तो आज मैं बहुत खुश हूँ कि मतलब मैं लास्ट 18 मंथ्स में मैं इतने बड़े परिवार के बीच में मैं रही भी नहीं हूँ, देखा भी नहीं है, तो मैं बता नहीं सकती, मुझे बहुत खुशी है। अब मैं थोड़ी बात ये वैक्सीन के बारे में बताना चाहूँगी। अब क्या हुआ है, ये दहशत और इसके वातावरण की वजह से हम थोड़ा हमारा क्रिटिकल थिंकिंग भूल चुके हैं। मैं आपको बोलूँ ये वैक्सीन करके बोल तो रहे हैं लेकिन ये वैक्सीन है नहीं, ये इंजेक्शन है। आप बाहर के देशों में न्यूज़ आइटम्स वीडियोस देखो, ये उनको तो जैब्स बोलते हैं, इंजेक्शन बोलते हैं ये लोग इसको, ये वैक्सीन है नहीं। क्यों? क्योंकि वैक्सीन अगर आप उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन परिभाषा में देखो तो वैक्सीन अगर लग जाती है तो आपको इम्यूनिटी आनी चाहिए। जैसे अगर समझो कोई एक डिजीज़ है, उसका वैक्सीन लगने के बाद इम्यूनिटी आने से आपको वो डिजीज़ कभी नहीं होता। और आज आप देख रहे हैं कि इनका भांडाफोड़ हो गया है। जिन्होंने पहली डोज लगवाई है, दूसरी डोज लगवाई है, उनको कोरोना हो रहा है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं। और आप अगर विदेश में कैसा है, डेटा कंपाइलेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है। अपने इधर वहाँ सब डामाडोल है, कोई वैक्सीन इंजुरीज का डेटा नहीं गैदर हो रहा है, वैक्सीन डेथ्स का डेटा नहीं गैदर हो रहा है, मीडिया उसको सप्रेस कर रही है, तो हमें पता नहीं चल रहा है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। Coming back to my point, these are injections because after taking a vaccine you are never required to take it again. अब इन्होंने तो अपनी नैरेटिव चेंज कर ली, बहुत अच्छे तरीके से चेंज कर ली। सबसे पहले तो इनका मुझे षड्यंत्र का मतलब मैं सस्पिशियस तब हो गई थी जब इन्होंने पहले लॉकडाउन लगा के हमें एक ही नैरेटिव लगाई कि भाई वैक्सीन का इंतज़ार करो। क्यों? हमें वायरल फीवर होता है, कुछ छोटे मोटे या हम बीमार पड़ते हैं तो क्या हम हर एक चीज़ में वैक्सीन लेते हैं? नहीं, हम अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, आयुर्वेदिक हो, एलोपैथी हो, और उससे हम दवाइयाँ लेते हैं। तो ये कौन ठहरा है कि वैक्सीन ही इसका इलाज है? ये सबसे बड़ा प्रश्न था। और अब वैक्सीन आने के बाद
ये किसने ठहराया कि एक नहीं 2 डोज लगेंगे? अब इनका तो ये भी नहीं तय होता कि 2 वैक्सीन डोज के बीच में गैप कितना होना चाहिए। कभी कोई बोलेगा 2 हफ्ते का रखो, कोई बोलेगा 90 दिन का रखो। इसे ही तो कहते हैं ना एक्सपेरिमेंटल वैक्सीन। चले तो चांद तक, नहीं तो रात तक, जैसा चलेगा वैसा। आदमी मर रहा है या जिंदा रह रहा है कुछ पता नहीं। आपको पता है दोनों वैक्सीन की एक फैक्ट शीट है जो आपको इजीली ये तो खुद सामने से बताएंगे भी नहीं। ये क्या बताएंगे? इनको मेडिकल एग्जेम्पशन जो हमें महाराष्ट्र में मिला है उस सर्कुलर को इनको वेबसाइट में डालने में भी शर्म आ रही है। उनके एम्प्लॉयज को पूछो तो वो सर्कुलर भी बाहर नहीं आ रहा है, जबकि इनका फर्ज था ये सबको बताए कि महाराष्ट्र में मेडिकल एग्जेम्पशन अलाउड है। अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है जो आपको वैक्सीन लेने से मना कर रही है तो आप एक ऑथराइज्ड डॉक्टर सर्टिफिकेट लेके आप बिना वैक्सीन के ट्रैवल कर सकते हो। ये बता नहीं रहे। तो बराबर से ये जो अपने हित में जो न्यूज़ है उसको छुपा के वैक्सीन सुरक्षित है, वैक्सीन ले लो, वैक्सीन ही आपको बचा पाएगा, बस ये एक ही नैरेटिव ये लोग चला रहे हैं। अब इनकी बहुत बड़ी अचंभे में है ये। क्योंकि अब तो भांडाफोड़ जबकि हो गया है कि वैक्सीन कारगर है नहीं और इनकी वैक्सीन की स्टॉक पड़ी हुई है। इनको बूस्टर के डोज लाने हैं, तो जिन्होंने 1-2 डोज लिए उनको तो कन्विंस करना है कि भाई वैक्सीन थोड़ी मतलब नहीं चल रही है तो बूस्टर डोज लगवा ही लेना। और जिन्होंने एक भी नहीं ली उनको बताना है कि वैक्सीन कारगर है, आप वैक्सीन ले लो। तो अब ये ऐसी दुविधा में ये फंस चुके हैं और इनको पता नहीं, इसलिए डेस्परेट हो गए हैं। और जो जी में आए सर्कुलर्स निकाल रहे, जैसे औरंगाबाद में सर्कुलर निकाला, जलगांव में सर्कुलर निकाला। बहुत लोग हमें पूछते हैं कि क्या करें, हम क्या करें। अब देखिए ये टाइम आया है कि हर एक को वॉरियर बनना पड़ेगा और हमें इनको कन्फ्रंट करना पड़ेगा। ये कोई बड़े नहीं है, हमने इनको चुन के दिया है, पावर हमारे पास है। तो हम सब जाएंगे कलेक्टर ऑफिस के पास और उनको पूछेंगे कि ये क्या इलॉजिकल अनसाइंटिफिक ऑर्डर लाया है। जब हम इनको पूछेंगे, आप देखना हमारा यही अनुभव रहा है कि इनको आप कन्फ्रंट करो, ये बैकफुट पे जाते ही है, क्योंकि इनका पूरा फाउंडेशन ये अनसाइंटिफिक है, इलॉजिकल है और कुछ लॉजिक से मिलता जुलता है नहीं, और ये इनका सारा षड्यंत्र है। तो अभी हम सबको वॉरियर बनना है। और मैं यहाँ पे ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है उन सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सभी ने समय निकाला, आपको भी तहे दिल से शुक्रिया। और मुझे ये पता है कि आप यहाँ पे जितनी संख्या में है, आप बहुत सारे लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप अगर आपके परिवार से एक आए हैं तो आपके पीछे कई सारे लोग हैं। तो मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि अपना परिवार और बड़ा बने और पूरा आज़ाद नेक्स्ट मीटिंग में पूरा आज़ाद मैदान अपना रहेगा। धन्यवाद। आई वॉन्ट टू नाउ, अभी मुझे हमारे साथ जो मैडम किरण यादव जी आई है उनको स्पेशली बुलाया गया है, आपसे 2 शब्द बोले। उनका सन हितेश ट्रेन की पास निकालने गया, वहाँ पर बोला वैक्सीनेशन चाहिए, वैक्सीन लगाई और 3 घंटा में उनकी मृत्यु हो गई। उनका केस फाइल हुआ है बॉम्बे हाई कोर्ट में, नीलेश जी ने किया है और हमारे PIL के साथ भी वो टैग हुआ है। प्लीज। मी किरण यादव, माझ्या मुलाचं नाव हितेश होतं। मराठीत बोलू हिंदीत बोलू? ॲक्च्युली इथे आलेले सर्व मान्यवरांचे मी खूप खूप आभार मानते आणि इथे बसलेले सर्वजण आहेत ते सर्व माझे हितेश समजते सर्वांना मी। बस तुमचं सर्वांचं आम्हाला सहकार्य पाहिजे आणि माझ्या हितेशसारखे अजून हितेश कुठे अजून परत हरवायला नको, कारण मला एकुलता एकच मुलगा होता आणि तो होता तो 23 वर्षाचा। ज्या दिवशी मला पांडे सर भेटायला आले त्या दिवशी त्याचा बर्थडे होता, सर्व स्टोरी सांगितली मी त्यांना। आज या तारखेला मी अगदी एकटी, मला भाऊ नाही आहे, मला आई वडील नाही आहे, मला दुसरं अपत्य कोणीही नाही आहे। माझा मुलगा ज्या वेळेस तिकीट काढायला गेला, त्याला प्रॉब्लेम येत होते बाहेर जायला, त्यावेळेस त्याला जबरदस्ती म्हणजे वॅक्सिन सर्टिफिकेट दाखवा तरच तुम्हाला तिकीट भेटेल। मी घरी नसताना त्याने ते वॅक्सिन घेतलं आणि इवन फक्त 3 तासामध्ये त्याला ब्लड क्लॉटिंग होऊन तो बेडच्या खाली पडून त्याची डेथ झालेली आहे। मी घरी नसताना तो 4 तासानंतर 5 तासानंतर दरवाजा तोडून त्याला बाहेर काढावं लागलेलं आहे। म्हणजे आता याच्यानंतर अजून बाकीचे हितेश
असे जायला नको. म्हणून सर्वांनी आज जे सर्वांनी पाऊल उचलले ते खूप मोलाचं आहे आणि असं सर्वांना सहकार्य करा. कारण आज मी जी उभी आहे फक्त बाकीचे अजून कोणी हितेश नको जायला, म्हणून माझी ही लढाई आहे. बस आज मी सोशल वर्कचं काम करते. माझ्या पाठीमागे कोणीही नाही आहे, कोणीही म्हणजे कोणीही नाही आहे. फक्त माझा एक कझन भाऊ आहे, त्याच्या सहाऱ्याने मी आज उभी आहे. कधी अर्ध्या रात्री मी रात्रभर झोपत नाही. अर्ध्या रात्री परवाच्या दिवशी 3 वाजता मला हॉस्पिटलला घेऊन गेला. माझं प्रेशर वाढलेलं होतं 260. माझी परिस्थिती फार खराब आहे. फक्त अशी अजून हितेशच्या आईची, हितेशच्या वडिलांची, कोणाची नको व्हायला, म्हणून सर्वांनी सहकार्य असू द्या. एवढंच माझं म्हणणं आहे. वॅक्सिनसाठी सगळ्यांनी काय असेल ती लढाई पूर्ण करा आणि हे सर्व बंद करा. एवढंच माझं म्हणणं आहे. त्याच्यानंतर आता एकच आहे, मी मालेगावला असते, शेतकऱ्यांच्या कामासाठी जाते. तिथे बरंच मोठं सहकार्य भेटतं आहे मला. आपल्याला सर्वांना तिथे एकत्रित जमा होऊन आणि एक कॅन्डल मार्च काढायचं आहे. तर सर्वांचं तुमचं सहकार्य असावं. आणि जी डेट असेल ती मी मदन सरांना सांगेल, ते तुम्हाला सर्वांना कळवतीलच. तर एवढं सहकार्य मला असू द्या. आणि सर्वांनी एक विचार ठेवा, फक्त हे वॅक्सिन बंद झाली पाहिजे आणि बंद झाली पाहिजे. बस एवढं सहकार्य, सर्वांची लढाई हीच आहे. महाराष्ट्र सरकार, अभी तक आवाज नहीं पहुंची महाराष्ट्र सरकार तक. महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार. दोस्तों, ये जो आज अभी आपके सामने किरण यादव जी जो है, जिनके बेटे की मृत्यु हो गई वैक्सीन लेकर, उनके पास तक कोई सरकार का व्यक्ति तक नहीं गया. मैं पालघर के वहां के आमदार के पास में लेटर लेकर गया कि भाई आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे ऐसे व्यक्ति की एक डेथ हो गई है, ऐसे नौजवान की 24 साल के, उसकी माता जी का कोई नहीं है. वो बोलता है कि सरकार ने बोला कि वैक्सीन लेने के बाद मौत नहीं होगी. कोई सरकार नहीं बोल रही कि वैक्सीन लेने के बाद मौत नहीं होगी, कोई गारंटी नहीं दे रहा है. हाथ में ये पोस्टर सब लोग दिखाओ सरकार को कि हमारी मांगे क्या है. ये सबके हाथ में होना चाहिए. ओम शांति शांति शांति. सभी लोग अपनी जगह पर बैठेंगे. और इस मंडे को 22 तारीख को बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, जहां पर हितेश जी का एफिडेविट अटैच हुआ है, डॉक्टर स्नेहल लुनावत का एफिडेविट अटैच हुआ है. मैं सबसे चाहता हूं कि आज घर जाके काइंडली मेडिटेट कीजिए, अपना कॉन्शियसनेस बढ़ाइए और इस देश का, इस मंत्रालय का, बॉम्बे हाई कोर्ट का तक ये मैसेज जाए कि गलत हो रहा है और हमारे जो PIL है उसके फेवर में डिसीजन मिले. बच्चों की माएँ अभी वेट कर रही है कभी चिल्ड्रन वैक्सीन आएगा और कभी हम अपने बच्चों को ये वैक्सीन दें. उनको मैं प्लीज़ बोलती हूँ, ये बच्चों के चेहरे को देखें, 18 साल, 19 साल, 20 साल, इनकी माओं के इमोशंस को समझे. इनको बोला गया था कि वैक्सीन बहुत सुरक्षित है, इन्होंने वैक्सीन ली. आप माँ हो, आप खाना बनाते हो, बच्चों को खाना देते हो, इसमें क्या क्या आप डालते हो आपको समझ है, उस हिसाब से आप बच्चों को खाना देते हो. तो वैक्सीन में क्या है, इंग्रेडिएंट्स प्लीज स्टडी कीजिए. ईच एंड एवरी इंग्रेडिएंट्स का आप साइड इफेक्ट स्टडी कीजिए. ये साइड इफेक्ट नहीं है, ये रियल इफेक्ट्स है. तो ये खतरनाक वैक्सीन क्या हम अपने बच्चों को दे सकते हैं? जो कोरोना बच्चों को होता ही नहीं है. हमारे सेरो सर्वे रिपोर्ट में आ गया है कोरोना बच्चों को होता ही नहीं है. तो ये कोरोना जब इतना सादा अगर हुआ भी, हमको पता है सर्दी खांसी जुकाम बुखार अच्छा है, एज अ नेचुरोपैथ आई नो ये होना चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन के सिम्टम्स है, इट इज़ वेरी गुड. और अगर हुआ भी हम काढ़ा पी के 3 स्टेप फ्लू डाइट करके ठीक हो सकते हैं. तो ये इतने खतरनाक वैक्सीन्स कैसे दे? इनका क्लिनिकल ट्रायल वैक्सीन्स है और NDTV का रिपोर्ट था, उनको बच्चे मिले ही नहीं थे वैक्सीन्स का ट्रायल करने के लिए. तो कैसे इसे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया? कहाँ है इमरजेंसी? प्लीज स्टार्ट क्वेश्चनिंग द गवर्नमेंट, बिकॉज हमारे बच्चे हैं, हमारी जिम्मेदारी है, ना कोई डॉक्टर की, ना कोई गवर्नमेंट की.
हमको हमारे भगवान ने ये बच्चा दिया है तो हमारी जिम्मेदारी है। थर्डली मैं बोलना चाहती हूँ प्रेग्नेंट वुमेन, आपका बच्चा अभी जन्म भी नहीं लिया है, कोई भी वैक्सीन का फैक्ट शीट में प्लीज स्टडी कीजिए। ये प्रेग्नेंट वुमेन लोगों के लिए नहीं, क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए हैं और आपका बच्चा भी जन्म नहीं लिया है, प्लीज इन लड़कियों के फोटोज पे देखें। इसमें 2 ऐसे प्रेग्नेंट वुमेन थे जिन्होंने वैक्सीन ली एंड दे लॉस्ट देयर बेबीज, उनके बच्चे गिर गए और उनकी मौत भी हो गई। तो ऐसा खतरनाक वैक्सीन जो इतना जहरीला पदार्थ है, क्या हम ऐसे बगैर सोचे समझे अपने बच्चों को, अपने माओ को, अपने बहनों को, अपने चाहे आपका बच्चा 4 साल का हो या चाहे आपका बच्चा 40 साल का हो, प्लीज़ माएँ अपनी ममता जगाइए। किसी भी हालत में ये वैक्सीन अपने बच्चों को ना दीजिए। ये क्लिनिकल ट्रायल वैक्सीन है, ये बहुत ही डेंजर वैक्सीन है, इसको अपने बच्चों को लैब रैट्स मत बनाइए। ये हमेशा केंद्रीय सरकार बोल रही है कि हाँ वैक्सीन वॉलंटरी है, हर आरटीआई में वही जवाब हो रहा है, लेकिन हर मोड पे स्कूल्स में जाने के लिए, कॉलेजेस में जाने के लिए, पढ़ाने के लिए वैक्सीन मैंडेट किया जा रहा है। तो हमें सब एक साथ होना है, माँ लोग को जागना है। भारत माता बोलते हैं, अपने अंदर वो देवी माँ का शक्ति जगाइए, अपने बच्चों को बचाइए, बिकॉज वी कैन डू इट, वी मदर्स कैन एक्चुअली डू इट। ये फार्मा टेररिज्म को हमें रोकना है, सब मिलजुल के हम लोग ये आराम से रोक सकते हैं। और जो अभी चुप बैठे हैं, जो सोच रहे कि बाद में ठीक है कोई ना कोई कर लेगा, हमको सामने नहीं आना है। एक बात मैं आपसे सबसे कहना चाहती हूँ, जो चुप बैठे हैं जानते हुए भी, हमको सबको एक ना एक दिन अपने कर्मा का ऊपर वाले से को जवाब देना है। कोई भी भगवान हो, अपने भगवान को जवाब देना है। तो वी आर आंसरेबल टू गॉड। हमको चुप नहीं बैठना है, आवाज़ उठाना है। अपना एक आवाज़ हमारे पूरे इंसानियत को बचा सकता है। धन्यवाद। बहुत बड़ा दिन है आज। मुझे याद है जब मैं 5-6 साल पहले ये मेरी जर्नी शुरू की थी, एक्चुअली 7 साल हो गए अभी, क्या हुआ? और शुरुआती दिन में मैं कुछ दोस्तों से बात करता था, अपनी बातें आगे रखता था उनसे। तो मुझे लगा वो टाइम पे कि जब हमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की समझ आई थी, भारत के देश में गुलामी हमारे डीएनए में बसी हुई है, तो वो जो गुलामी है वो निकलेगी नहीं। बिकॉज मैंने बहुत लोगों को जगाने की कोशिश की। अभी आप लोग जो है वो, हम कोविड-19 के टाइम पे ये सब चीज़ हमारे आँख के सामने दिखी है, इसके लिए हमने आगे आके अपनी आवाज़ बुलंद की है, लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है। और आज जो मैंने 5 लोग से चालू किया था, आज हमारे पास 500 लोग हैं। कल हमारे साथ कितने लोग हो गए? 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। और फिर एक टाइम आएगा जब पूरा देश हमारे साथ होगा। होगा कि नहीं होगा? इतने सालों में ऐसे बहुत समय आए हैं जब मुझे लगा नहीं होगा। लोग के दिमाग मतलब भूसे से भरे पड़े हैं, लोग बात समझेंगे ही नहीं। पर जब भी मुझे ऐसे दुख हुआ कि बस ये काम बंद करना चाहिए, जिससे भी बात करता था होता योहान क्या कर रहा है, अपनी लाइफ खराब कर रहा है, कुछ पढ़ाई कर, कुछ कर अपना वगैरह। अपनी पढ़ाई छोड़ दी मैंने, मतलब ये सब काम में लग गया। क्योंकि मुझे वो टाइम जब मैंने ये एजेंडा को समझा, आज भी आप में से काफ़ी लोग हैं जो बस कोविड के षड्यंत्र को समझ रहे हैं, बट हमें हमारी समझ बहुत आगे लेके जाने की ज़रूरत है। बिकॉज जो हमारे फ्यूचर में जो चीज़ें होने वाली है, वो आज जो हो रहा है वो हमें ऐसा मजाक लगेगा। जिस तरीके से ये लोग हमें गुलाम बना के बर्बाद करना चाहते हैं, इससे किसी की भी रूह कांप उठेगी अगर आप ये समझेंगे तो जब भी मेरे लाइफ में मुझे ऐसे लगा है कि मुझे काम रुक जाना चाहिए, तब मेरे दिमाग में किरण यादव जी जैसे लोग आते हैं जिनके बेटे की मौत हो गई 3 घंटे में टीके लेने के बाद। मेरे दिमाग में ऐसे लोग आते हैं जो ये एलीट है, जो सेटनिज्म और पीडोफिलिया, शैतानी ताकतों के साथ मिलकर बच्चों का रेप करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। उनकी याद आती है कि उन पे क्या जुल्म हुआ है
और ये सेम लोग हैं जो आज एक कोविड का षड्यंत्र रचे हैं। बच्चे मार सकते तो क्या गुलाम नहीं बना सकते किसी को वो लोग? तो ये जो खून खोल रहा है, वो मेरे में खोल रहा है और आप में भी खोलता होगा, और इसी की वजह से आज हम सब लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं और हमें हमारी गुलामी छोड़नी पड़ेगी। अभी भी हम लड़ रहे हैं तो हम सोच रहे क्या ये वैक्सीन हटा दो, लॉकडाउन हटा दो, अरे ये तो हट जाना चाहिए। पर क्या जिन लोगों ने हमारी जिंदगी बर्बाद किया उनको जेल में सजा नहीं चाहिए? जिन लोग के बिजनेस बर्बाद हुए, जॉब्स गए, क्या उन्हें पैसे नहीं मिलने चाहिए? कौन देगा उन्हें पैसे? कौन डालेगा इन लोग को जेल में? आपको इसकी देश की हायरार्की समझनी पड़ेगी, तब आपको पता चलेगा इनको जेल में कौन डालने वाला है। आप अगर इल्यूमिनाटी का पिरामिड समझते हो, मैंने अपने चैनल पे बहुत बात की है, हमारे साथ आज दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स भी है जो ये मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे जैसे और बहुत लोग हैं जो हमारे देश के कोने कोने तक, गाँव तक के संदेश पहुँचा रहे हैं। नाम देने चाहूँगा तो बहुत नाम है, तो उनके लिए भी ताली बजा दीजिए प्लीज़। बिकॉज अगर आज हमारे साथ ये अवेयरनेस नहीं होता, देखो पहला स्टेप होता है परिवर्तन का, वो है अवेयरनेस। लोगों को ये 2 साल पहले, 5 साल पहले बात पता नहीं थी, अगर पता होती तो आज लाखों लोग यहाँ पे होते, ठीक है। पर हमने आज शुरुआत की है, बहुत बड़ी शुरुआत है ये। हमने आंदोलन किया है पहले, तब मैं बताऊं तो हमारे साथ पहले 2 अक्टूबर पे आंदोलन किया था तो हमारे साथ कितने 50 लोग थे, 100 लोग आए, 200 लोग आए, लास्ट टाइम हमारे साथ 300-400 लोग आए। आज हमारे साथ करीबन 700 से 1000 लोग जुड़े हैं यहाँ पे, तो आपके लिए प्लीज एक बड़ी ताली दे दीजिए। बिकॉज एक बार जब आंदोलन शुरू होता है, आप किसान आंदोलन को भी स्टडी करोगे तो थोड़ा थोड़ा लोग, हमारे जैसे लोग मिल रहे थे, मतलब शुरुआत में इससे भी कम लोग मिल रहे थे, पर एक बार जो मैसेज होता है, जो क्लिक कर जाता है ना जनता में, तो फिर लाखों लोग उतर के आते हैं और फिर सरकार को अपने डिसीजन लेने पड़ते हैं वापस। बिकॉज पावर किसके पास है? हमारे पास है। ये लोग ने हमें डरा के रखा है कि हम पावरफुल है, हम आपको आदेश देंगे, आपको मानना है। बट हमारी जब संख्या बड़ी होगी, हमारे जब लोग ज्यादा इकट्ठा होंगे, तब हम इनको दिखाएंगे कि पावर कौन रखता है, हम रखते कि वो रखते हैं। लोग मुझे अक्सर पूछते हैं, यौन तेरे को डर नहीं लगता क्या? 24 साल का लड़का है, कुछ कर देंगे, तेरे को टपका देंगे, ऐसे बहुत लोग को टपका है। तो मैं उन्हें बोलता हूं कि देखो, जो भगवान है, कुदरत है, यूनिवर्स है, स्पिरिचुअलिटी, आप जो भी नाम ले लो, आप यहाँ पे आज हमारी ताकत क्या है कि अलग अलग रिलीजन से, अलग कल्चर से, अलग बैकग्राउंड से लोग आज जुड़े हुए हैं। अगर लोगों में आज इतनी मतलब कन्विक्शन है कि वो पुणे से लेके, कर्नाटक से लेके, दिल्ली से लेके, यूपी से लेके अगर आज हमारे साथ आके जुड़ रहे हैं, तो ये बताता है कि हमारा मूवमेंट कितना पावरफुल है और इसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो कितने कन्विक्टेड है और उनकी विचारधारा कितनी स्ट्रांग है कि वो इतने किलोमीटर दूर आज आके ट्रैवल करने के तैयार है। उनके लिए भी जोरदार तालियां प्लीज। तो मैं बोल रहा था, मुझे डर क्यों नहीं लगता है? ज्यादा से ज्यादा क्या कर देंगे यार ये लोग? जेल में डाल देंगे, मार देंगे, एटलीस्ट मेरी आत्मा तो जिंदा रहेगी। आप लोग मरे हुए हो कि जिंदा हो? जोर से बोलिए, मरे हुए हो कि जिंदा हो? आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं जो अगर हमारे साथ जुड़ते नहीं तो आज में भी इससे आधे लोग होते, मैं आपको ऑनेस्टली बोल दूं। पर जब से नीलेश ओझा जी और उनकी वाइफ दीपाली ओझा जी हमारे मूवमेंट में जुड़े हैं, तब से इस मूवमेंट ने एक नया रूप ले लिया है। बिकॉज जो हमारी विचारधारा है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है, उसको हम कानून के माध्यम से कैसे एग्जीक्यूट करें, वो हमारे सर ने हमें बताया है। और इसी की वजह से जो भी हम नाम लेते हैं, हम लोग क्या चिल्लाते हैं, बिल गेट्स को जेल में डालो, ठीक है। आज मैं यहाँ पे ओपनली बोलता हूँ, लोग मुझे बोलते हैं डर नहीं लगता है, तो इसके लिए मैंने अपने मतलब जो भी चैनल्स है, प्लेटफॉर्म्स पे, हमें अभी फोकस हटाने की जरूरत है। बिल गेट्स वगैरह ठीक है, इंटरनेशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं, रॉकफेलर फाउंडेशन है, रॉथस्चाइल्ड है, वो सब लोग आप जानते हो। पर यहाँ पे कौन है, इन पे प्रेशर कौन डालेगा? आप बाहर के लोग गाली देके अरेस्ट करेंगे तो क्या भारत में होने वाला है? क्या हो सकता है? ना नहीं बोलना, नीलेश सर कुछ भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बट रियलिस्टिकली यहाँ के जो लोग हैं उनको जेल में डालना अभी हमारी जिम्मेदारी है और वो सर हमें एग्जीक्यूट करने में मदद करेंगे। तो आपने अगर मेरा रिसर्च देखा होगा तो अभी रिसेंटली हमने एक्सपोज किया है कि कैसे भारत के बहुत सारे जो अरबपति है
उनके नाम ले लूँ तो मैं मुकेश अंबानी से लेके रतन टाटा से लेके नंदन नीलेकानी, आदर पूनावाला, साइरस पूनावाला, ऐसे बहुत सारे अरबपति हैं जो इन ग्लोबलिस्ट ताकतों के साथ काम करके आज हमारे देश के बेच रहे हैं और हमारे देश के लोगों को बेच रहे हैं आज। और इनके सारे हेल्थ सेक्रेटरी जो है, जो हमारे नेशनल टास्क फोर्स में बैठे हैं, जिन्होंने इतने समय से हमारी सबकी जिंदगियां बर्बाद करके रखी है, क्या लोगों को पता नहीं होना चाहिए कि वो लोग कौन है? जिन्होंने सबके बिजनेस बंद किए, जिन्होंने इतनी सारी जानें ली, आपने पता नहीं है क्या 2020 में लॉकडाउन से ज्यादा सुसाइड से मौत हुई है कि नहीं हुई है? उनको जस्टिस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो इन सारे क्रिमिनल को, जो भी बिलियनर्स है और जो भी नेशनल टास्क फोर्स में बैठे हैं, वो हमारे नीलेश सर जल्दी केस करने वाले हैं। और केस करने की बात तो एक है, बट जैसे सर ने बोला, हमारे मतलब कानून में ऐसी प्रक्रिया है कि जो लोग नॉन बेलेबल ऑफेंस करते हैं, और ये सबसे बड़ा नॉन बेलेबल ऑफेंस है, ये लोग मर्डर में एंगेज कर रहे हैं आज। इसका एक उदाहरण यहाँ पे है, पर आज ऐसे देश में लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस टीके की वजह से मर गए। करोड़ों ज्यादा हो गया, लाखों में तो डेफिनेटली है वो लोग। बट अभी हमें समझने की जरूरत है कि हमारा जो आंदोलन है उसमें मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग अभी तक बिखरे हुए हैं और वो समझ नहीं रहे कि समस्या कितनी गंभीर है। लोग डरते रहते हैं अभी भी हमारे मूवमेंट में, फ्लैट अर्थ और ये वायरस एग्जिस्टेंस, नॉन एग्जिस्टेंस। लोगों को अभी सब छोड़ना चाहिए। देखो ये सब हमारे मूवमेंट में है ना, जो लोगों की माइंडसेट है, गुलामी की माइंडसेट है, वो हमारे, अगर लोग गुलाम रहते हैं पर वो पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं कि मैं जाग गया, मैं अवेकन हो गया, वो हमारे मूवमेंट में भी देखने को मिलता है। ठीक है, बाहर हम कैसे बोलते हैं कि यार आप लोग इररेलेवेंट मुद्दों पे लड़ रहे हो, आप हिंदू मुस्लिम पे लड़ रहे हो, आप ऐसे नॉन इश्यूज पे लड़ रहे हो, बीजेपी कांग्रेस में लड़ रहे हो। वो हमें लगता है कि ये बात असली मुद्दे नहीं है लड़ने के लिए, बिकॉज जो भी पार्टी पावर में आएगी वो जो निर्णय लेगी वो ये ग्लोबलिस्ट और डीप स्टेट का ही होगा। तो फिर हमें हमारे मूवमेंट में भी समझने की जरूरत है कि चाहे वायरस हो, नहीं हो, अर्थ फ्लैट है, राउंड है, कुछ भी है, बट अगर हमने आज मिलके साथ में आके इस मूवमेंट को हम बड़ा नहीं किया, अगर आज हमने ऐसा नहीं किया, तो कल ये लोग आपके घर पे आएंगे और आपको फोर्सफुली टीका लगाएंगे। और क्योंकि आप लोग ने मुझे बोला है कि आप सब लोग जिंदा हो, आप लोग के घर पे अगर कोई ऑफिसर आया और वो आप पे बॉडी में जबरदस्ती टीका लगाते हैं, तो आपको उनको मारने का पूरा हक है। आप लोग गुलाम नहीं हो। हमारे कानून में सेल्फ डिफेंस की पूरी प्रक्रिया है। तो जो लोग अभी भी मुझे पूछते हैं कि मेरे घर पे आके मुझे लगाने की कोशिश करेंगे, मैं क्या करूंगा? मैं ऐसा नहीं कह रहा उनको जाके पहले मारो, समझाओ। डॉक्यूमेंट तो हमने सब मतलब अवेलेबल करके दिया, हमारी वेबसाइट है awakenindiamovement.com। आप वहाँ पे जाके सारे आर्टिकल्स चेकआउट कर सकते हो, सारे डॉक्यूमेंट जो नीलेश सर और हमने सब ने प्रिपेयर किया है वो आपको काफी काम लगेंगे। और मैं एक और बार सर को बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, बिकॉज आज सर और हमारी सबके एफर्ट की वजह से हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स, रिप्रेजेंटेशंस, केसेस वगैरह किए, उससे आज हजारों लाखों की जानें बच रही है। तो प्लीज एक बार नीलेश सर के लिए बहुत बहुत ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फेक सर्टिफिकेट बनवा ली है। ठीक है, वो लोग सोचते हैं कि चलो हमने सर्टिफिकेट बना ली, हमने आंदोलन में आने की जरूरत नहीं है, आंदोलन में आने से क्या होगा, हमें टारगेट किया जाएगा, ये किया जाएगा। फ्यूचर में जब बिल गेट्स आपके हाथ पे टैटू लगाएगा, जो स्कैन करेगा कि आपके बॉडी में टीका लगा है कि नहीं लगा है, तब क्या फेक सर्टिफिकेट लगाने जाओगे आप? तब क्या नकली हाथ लगाओगे? तो इस जो भी समस्या हम फेस कर रहे हैं, इसने हमें इतना डरा के रखा है, इतना हमें भयभीत करके रखा है बहुत सारे लोगों को, कि अभी भी वो बस आज या महीने के बारे में सोच रहे कि यार मेरा महीने तक गुजारा निकल जाए, मेरा महीने तक लाइफ अच्छी चली जाए। बस थोड़ा आगे की सोच रखो यार, 1 साल की, 2 साल की, 5 साल की। पूरा एजेंडा जो है वो पिछले 2-3 डेकेड से 20-30 साल से लोग डिटेल में बता रहे हैं, इतने साल पहले कि ये होने वाला है। आप जाके देखोगे तो डेविड आइक, एलेक्स जोन्स जैसे बहुत सारे लोग हैं जो पिछले इतने सारे सालों से डिटेल में बता रहे हैं कि ये लोग लॉकडाउन करेंगे, वायरस ला के आपकी जिंदगियां बर्बाद करेंगे, आज़ादी खत्म करेंगे, गरीब बनाएंगे, लोगों को सड़कों पर लाएंगे। इनको पहले क्या बोला जाता था, मजाक किया जाता था, ये पागल है, ये लोग क्या कुछ भी कंस्पिरेसी थियरिस्ट है। ये शब्द का इन्वेंशन किया गया हम जैसे लोगों को डिस्क्रेडिट करने के लिए कि हमारे बात में कोई सच्चाई है ही नहीं। और आज आप अब देखोगे तो कंस्पिरेसी थियरी और कंस्पिरेसी फैक्ट में कितना समय बच गया है। आज हम देखते हैं, पहले होता था कि चलो 5 साल पहले कुछ बोला है तो आज सच होता है, पर आज ऐसी नौबत आ गई है कि हम जो पहले 6 महीने पहले कंस्पिरेसी थियरी था, आज कंस्पिरेसी फैक्ट हो गया है। ठीक है, तो आपको पहली बात तो जो भी आज हमारे साथ यहाँ पे लोग जुड़े हैं, सिर्फ सरफेस लेवल की अंडरस्टैंडिंग मत लगो, गहराई में जाओ मुद्दे की कि एक्चुअली में क्या हो रहा है। अगर आप इस मुद्दे को समझोगे गहराई से, अगर यहाँ पे जो पुलिस के लोग हैं और फ्यूचर में मैं कहूँ तो ये लोग मिलिट्री को भी हमारे अगेंस्ट यूज करेंगे,
तो अभी आपने हमारे अमिताभ बच्चन से ड्रामा, कॉमेडी, ट्रेजेडी सब कुछ देख लिया। दुनिया का असली अमिताभ बच्चन है ये, एक बार 2 बार तालियां। एक जन बोल रहा है उसका एक्शन बाकी है, तो मैं थोड़ा उसका कराटे क्लास लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम थोड़ा एक्शन भी हो जाएगा। कि आपके साथ भी हमको बुरा लग रहा है, आपके साथ जो हाल हो रहा है। 12-14 घंटा हमारी पुलिस और हमारे म्यूनिसिपैलिटी वर्कर और जो सड़कों पे घूम रहे हैं हमारा 200 रुपया लेते हुए, आप जो मास्क पहन रहे हो उसके आपके भी लंग्स को नुकसान हो रहा है। उसके बाद वो समझ जाते बात को, वो भी इंसान है। अभी वो भी समझ गए कि वो जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, उनको थोड़ा समझाने की जरूरत है। अभी मैं जो मेट्रो ट्रेन से आता हूँ, एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन से, वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड अभी मुझे रोकता नहीं, आप जाइए। ये हालत है। जरा पुलिस वालों पे कंधे से हाथ मिला दो, उनको भी थोड़ी सिंपैथी, वो भी हमारे लोग हैं, वो भी ड्यूटी बाउंड है, मगर उनको थोड़ा साइंस, लॉजिक और दिल से बात कर लो तो वो भी मान जाते हैं इस बात को। तो एक मानवीय तरीका है ये लड़ाई लड़ने का जो हमको अपनाना है। मगर आज से यहाँ जो क्रांतिकारी देशभक्त साथी बैठे हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, हम लोग हैं जो नॉर्मल लोग हैं, जो वैक्सीन ले रहे हैं, जो मास्क पहन रहे हैं, वो नॉर्मल नहीं है। रियलिटी वो है साथी। तो जो नॉर्मल देशभक्त क्रांतिकारी साथी है, अलग अलग संगठनों के जो साथी जुड़े हैं, अलग अलग परंपरा से जो आती है, मगर जो अलग अलग परंपरा से हम लोग आते हैं विचारों के, मगर आज ये जोड़ता है हमारा भारत देश, ये भारत की मिट्टी और ये भारत के लोग। आप चाहे किसी भी विचार के हो, चाहे किसी को धर्म को मानो या मानो किसी भी जाति, भाषा, परंपरा के हो, मगर इन मुद्दों पे हम लोग साथ में रहेंगे और साथ में संघर्ष करेंगे साथियों। आखिरी बात इतना ही बोल दूं, जो संकट है, मेरी 3 धारा है कोविड को समझने के लिए। एक धारा है कि कोई कोविड है ही नहीं, दूसरी धारा है कि कोविड है, एक बीमारी आई, नेचुरल आई है, और तीसरी धारा का जो मैं रिप्रेजेंट करता हूं कि ये कोविड एक बायो वेपन करके बनाकर छोड़ा गया है। इस बात को मैं मानता हूं और इसके पीछे का लॉजिक चंद मिनटों में समझकर फिर मेरी बात को समेट लेता हूं। मैं पिछले 35 साल से जन आंदोलन में हूं। गांधी जी से प्रेरणा ली थी, आज़ादी के आंदोलन से प्रेरणा लेकर मैं आया हूं, और मेरी एक खासियत है कि मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये जो फॉल्स फ्लैग टेरर अटैक्स होते हैं, आतंकवादी हमले जब करवाए जाते हैं, उसका मैंने बहुत अध्ययन किया। तो जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को अगर किसी ने समझ लिया होगा तो उसके लिए कोविड समझना कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो अंतर्राष्ट्रीय एक साजिश थी, वो एक ट्रायल रन था, मगर 1998 में बायो वेपन्स की बात आ गई थी कि बायो वेपन टेरर अटैक्स आएंगे। वो 98 से ये बात फ्लोट की गई थी और उसके अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए हैं। यहाँ तक जो सूरत में 94 में जो प्लेग हुआ, 2 सरकारी भारत के अफसर हैं जिन्होंने कहा कि वो भी एक्सपेरिमेंट इंडिया में अमेरिका ने किया है। ये भारत के 2 अफसरों ने बोला है, सरकारी अफसरों ने। 2 लेबोरेटरी से इंडिया की, एक मणिपाल में और एक मिजोरम में, अमेरिका के अधिकारियों को हटा गया है। जो हमारे BSL 3 लैब्स थे, जहाँ जीका वायरस का वो लोग गेन ऑफ फंक्शन कर रहे थे कि जीका वायरस को कैसे और मजबूत बनाकर उसको भारत में छोड़ा जाए। ये अखबारों में, टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह में छप चुका है। तो ये जो कोविड बायो वेपन है, 2017 में बिल गेट्स ने बोला था कि एक बायो टेरर अटैक आएगा जिसमें 30 मिलियन पीपल, मतलब 3 करोड़ लोग मरेंगे। हम जब ये बात बोलते हैं तो कॉन्स्पिरेसी थियरीज बन जाते हैं, जब बिल गेट्स बोलता है वो फिलैंथ्रोपिस्ट बन जाता है। वो बिलियनर है, हम लोग फकीर है, खाली इतना ही अंतर है, मगर वो क्रिमिनल है, हम लोग देशभक्त है, वो भी एक उसका अंतर है। बिल गेट्स ने 2017 में यह बात बोली कि 3 करोड़ लोग मरेंगे। 2019 में बिल गेट्स ने जो एक पूरा सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया था, उसमें उसने क्लियर कट बोला था, अक्टूबर में बात हुई थी कि कोरोना वायरस आएगा, चाइना से आएगा। ये सब बात ऑन रिकॉर्ड है और अब सब ये बात जानते हो। इट वॉज कॉल्ड इवेंट 201। अभी हाल ही में बिल गेट्स ने एक हफ्ते बाद बोली है
कि अगला स्मॉल पॉक्स बायो टेरर अटैक आने वाला है, उसकी तैयारी कर लो। ये आदमी वही है जिसने माइक्रोसॉफ्ट बनाया, बाद में वायरस छोड़ी और हमसे एंटीवायरस के पैसे लिए। वही फॉर्मूला पूरा चल रहा है। मगर पॉइंट इज, ये वैक्सीन सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं है। वैक्सीन इज अ टोटल सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग एवरी इंडिविजुअल, वेयर वी गो, व्हाट वी ईट, वेयर वी स्टे, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम ऑफ कंट्रोल। ये वैक्सीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और एक ग्रेट रीसेट। उनका ग्रेट रीसेट है, तुम्हारा ग्रेट रेजिस्टेंस है। उनका ग्रेट रीसेट है, तुम्हारा ग्रेट अवेकनिंग है साथियों। धन्यवाद। श्रीमान प्रकाश पवार जी को हम सब ने उनका धुआंधार हेल्थ मिनिस्टर पोटे साहब को तोड़म तोड़ सुना और उसके बाद औरंगाबाद के कलेक्टर को सब रिवर्स करना पड़ा। प्लीज प्रकाश पवार साहब। नमस्ते साथियों, मैं ऐसा समझता हूं कि यहाँ के लोगों को वैक्सीन क्या है, कोरोना क्या है, ये समझाने की कुछ ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसी में से हम लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि फिलहाल के अंदर जो देश के अंदर, ये हमारे राज्य के अंदर जो नालायकी चल रही है, यानी मिनिस्टर एक बोलता है और अधिकारी लोग दूसरी बकवास करते हैं, तो हमको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा और पूछना पड़ेगा मिनिस्टर को कि तू बड़ा है या वो तेरे नीचे के अफसर बड़े हैं। आपने शायद कई लोगों ने, मैंने मिनिस्टर के साथ में जो बात किया और फालतू मिनिस्टर से बात नहीं किया, ये स्टेट का हेल्थ मिनिस्टर से मैंने बात किया। वो शायद आपने कई लोगों ने मेरी क्लिप सुनी होगी, नहीं सुनी होंगी तो मैं आपको जानबूझकर वो एक सुनाता हूँ, वो क्लिप वो सुनिए आप। काय टोपे साहेब कुठे आहात? मी झालं ते बोला ना. बरं टोपे साहेब, मी फक्त असा फोन केला की हे सगळे कलेक्टर यांनी दोन गोष्टी केल्या, ते राशन देणार नाही म्हणून आदेश काढले, त्याचबरोबर मुलांना वगैरे शाळेमध्ये प्रवेश, हे मला वाटतं हा कोण कोण राशन आणि दुसरं मुलांना प्रवेश, हा अजून काय होतं? नाही राशन कसं बंद करता येते साहेब मला सांगा ना. काहीही करता येत नाही, मी त्याच्या बाबतीत आता स्पष्टता कळवतो. आणि दुसरी गोष्ट, सगळ्या कलेक्टरनी नसेल, औरंगाबाद फक्त नाही, अकोला कलेक्टरनी तेच आदेश काढले, सगळ्यांनी तेच आदेश काढले साहेब. नाही, मी आता चीफ सेक्रेटरीला बोललो आणि मी ज्या कलेक्टरांनी हे असे आदेश काढले त्या कलेक्टरांवर आम्ही गुन्हे दाखल करतोय, एक लक्षात घ्या. नाही नाही, मी काय करतो आता, कुंटे नावाचे चीफ सेक्रेटरी आहेत आपले, त्यांना जर तुम्ही आता बोलले तरी मी त्यांना हेच बोललो की असं नाही करता येत आपल्याला, तुम्ही सगळ्यांना कळवा. तर ते म्हणे मी कळवतो, तर कळवतील, ते काही प्रॉब्लेम नाही. आणि हे थांबेल, सगळं थांबेल. हे बरं साहेब, हे जे केलं याच्यामध्ये या दरम्यान ज्या लोकांनी वॅक्सिन घेतलं त्याची जबाबदारी कोणावर, आणि अशा पद्धतीने लोकांना हे करणं काय झालं, मोदी स्वतः चव्हाणला बोलले, नरेंद्र मोदी, ते त्या दिवशी VC झाली ना, तर त्या VC मध्ये ते चव्हाणला बोलले. कोण चव्हाण? चव्हाण कलेक्टर ना औरंगाबाद, त्यांचं नाव आहे सुनील चव्हाण. आता ते काय म्हणले, अरे क्या चव्हाण जी, सुनील जी क्या कर रहे हैं तुम, इतना पीछे क्यों है, ते असं काहीतरी थोडस ते बोलले. तर ते जसं नाही काय, आपला मराठी माणूस लगेच उचकल्यासारखा झाला, तो लगेच धडाधड काही पण करायला सुरुवात केली. असं नाही चालत. मी त्यांनाही मी बोलतोय, चीफ सेक्रेटरीला बोललो मी, आणि ते सगळं दुरुस्त करू आपण. आणि मी आता एक व्हिडिओ म्हणजे एक माझा ABP वगैरे सगळे आलेत माझ्याकडे सध्या, मी सगळ्यांना बोलतोय की असं नाही करता येणार, मी बोलतोय सगळ्यांना. पण ज्यांनी काढले आदेश, अशा कलेक्टरांनी ज्यांनी स्वतःच्या अक्कलने आदेश काढले सर, अशा किती लोकांवर आपण कारवाई करणार आहोत? दोन ठिकाणी झालेलं दिसतंय, अकोला आणि मला खूप ठिकाणी झालं सर. मी तुम्हाला पाठवतो, लगेच रिपोर्ट पाठवतो, किती कोण्या कलेक्टर, मला पाठव. आणि हे ज्या कलेक्टरांनी केलं स्वतःच्या मनाने, मला सर त्या कलेक्टरांवर कारवाई पाहिजे. काय झालंय माहिती का साहेब, मी तुम्हाला खरं सांगतो, यात हेतू वाईट नव्हता, पण त्यांनी असं नाही करायला. हेतू वाईटचा काय संबंध आला साहेब? हेतू वाईटचा संबंध नाही ना. नाही, लोकांना ते वेळ समजतात का? हाऊ कॅन दे डू लाईक दिस? नाही करू शकत. तुम्ही बघा माझं टाइम्स ऑफ इंडियाला कालचं, तुम्ही जर हे वाचलं ना मी तुमचं, म्हणूनच मी तुम्हाला फोन केला. पर्सुएशन महत्वाचं आहे. वी कॅनॉट हे करू शकत नाही. तुम्ही कुठे वाचलं? टाइम्स मध्ये वाचलं? टाइम्स मध्येच वाचलं मी, म्हणून त्याचं मला क्लिप आली, म्हणून मी फोन केला की म्हटलं चला कमीत कमी टोपे साहेब तरी काही लॉजिकल बोलतायत आणि वागतायत, म्हणून मी तुम्हाला फोन केला. नाही, मी त्या पहिल्यापासून मी ह्या बाबतीत विरोधात आहे. काय झालं ते थोडस म्हणजे चर्चा झाली, आणि त्या चर्चेचा आधार घेऊन लगेच काही लोक केलं. चर्चा झाली, त्याचा निर्णय गव्हर्नमेंटचा काही झाला नाही.
मी त्यांना हे म्हटलं की तुम्ही मला आदेश पाठवा रायटिंग मध्ये गव्हर्नमेंटचा, तर तुम्ही तुम्हाला बोलणार नाही. मी अकोला कलेक्टरलाही झपकावलं. नाही म्हटलं सगळं दुरुस्त करतो, तुम्हाला आज संध्याकाळपर्यंत सगळं दुरुस्त झाले तर दिसेल. सांगतो लगेच. तो मेरे दोस्तों, आप ये समझने की कोशिश करो, ये मराठी में संभाषण था क्योंकि महाराष्ट्र का मिनिस्टर था करके मैंने उसके साथ में मराठी में बात किया. लेकिन मुझे एक बताइए, मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर, कैबिनेट हेल्थ मिनिस्टर, आलतू फालतू कोई पंजो आदमी नहीं है. स्टेट का हेल्थ मिनिस्टर बोल रहा है कि दिस इज नॉट वॉलंटरी, और उसके क्या बोलते, सॉरी, दिस इज नॉट कंपलसरी, दिस इज वॉलंटरी. और उसके बाद में ये स्टेट के जो भी कलेक्टर है वो आदेश निकाल रहे हैं. तो नौटंकी चल रही है कि हम आपको मारेंगे और आप रोने का नाटक करो करके. तो ये सारी जो नौटंकी चल रही है, मेरे को तो कई फोन आए इसके बाद में. मेरा वीडियो ऑडियो जो है ये काफी वायरल हुआ और पूरे कंट्री में गया. और उस तरीके से मैंने जाकर वहाँ के लोगों को समझाया कि उनके आने के बाद में उनको सिर्फ एक ही बोलो कि मेरे को लिख के दे दी कि अगर इसके बाद में अगर मेरे को कुछ होता है तो तुम जिम्मेवार रहेंगे. सारे लोग भाग जाते थे. मैंने लोगों को यही बताया कि तुम डटे रहो. अगर ये सारे चीजों में से यानी जिस तरीके से बातें चल रही है, लोगों के कई प्रॉब्लम्स, लोगों के इतने प्रॉब्लम पेंडिंग है, उसके बारे में गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है. गवर्नमेंट के सामने एकमात्र है, वैक्सीन लगाओ, वैक्सीन लगाओ. तो कहने का मतलब सीधा सीधा है, जॉर्जिया गारस्टोन के ऊपर से जो बातें लिखी है वो जैसी वैसी लोगों को करनी है. दुनिया की जो 800 करोड़ पॉपुलेशन है, इनको 50 करोड़ में लानी है. तो मैं तो लोगों को यही बताता हूँ, जो भी मुझे पूछना है, साहब क्या करें, ले नहीं ले, मतलब तेरे को मरना है तो वैक्सीन ले, जिंदा रहना तो वैक्सीन मत ले, दूसरा कुछ करना नहीं है. सिंपल लोगों को एक ही बताओ, जिसको जिंदा रहना है वो नहीं लेगा, जिसको गुलाम नहीं बनना है, जिसको ज़ॉम्बी नहीं बनना है, वो वैक्सीन नहीं लेगा. और खुद की अकल लगाओ. ये कॉमन सेंस की बातें हैं. हम लोग जाते हैं, वो बोलते नहीं नहीं. अच्छा, मुझे आश्चर्य बात का लगता है, मैं बम्बई के लोगों को बोलता हूँ यहाँ पर, जब बम्बई आइए एकत्रित, मुझे बोलो ये क्या बेवकूफी चल रही है पिछले साल 1.5 साल से कि लोकल के अंदर वो बोलते कि नहीं 2 डोज का सर्टिफिकेट बताओ, और बसेस के अंदर जैसा अभी विरोध ने बताया ठूस ठूस के भरे जा रहे लोग. तो बसेस के अंदर लोगों को वैक्सीन कोरोना छोड़ देता है और लोकल में पकड़ता है क्या? खाना खा, अरे एयर ट्रैवल लोग जो करते हैं वहाँ पे जिस तरीके से बेवकूफ़ी चलती है, वो मास्क लगाते हैं, उसके बाद में शील्ड देते, बीच वाला जो आदमी रहता है उसको वो क्या बोलते हैं अपना ये किट पहना देते, और उसके बाद में जब थोड़ी देर के बाद में सारे लोग किट भी निकाल के रखते, शील्ड भी निकाल के खाना चालू करते, आजू बाजू में बैठे हैं. तो यानी ये कोरोना के साथ में इन लोगों का एग्रीमेंट हो गया है क्या कि लोगों जब लोग खाना खाएंगे तो जो इस तरीके से लोगों को परेशान मत करो, लोगों को खाना खाने दो, लोग जिंदा रहेंगे. अरे बाबा, तू लोगों को कब मारेगा? जब लोगों को तो कब मारेगा जब वो जिंदा रहेंगे. जिंदा रहने के लिए खाना खाना जरूरी है, तो उसके लिए तो लोगों को कोरोना से मरने दो, भूखमरी से मत मरने दो. ऐसा एग्रीमेंट हुआ है गवर्नमेंट. तो मेरे दोस्तों, ये मैं बताता हूं कि आज के घड़ी के अंदर सबसे ज्यादा जरूरत है कि अवेकन इंडिया मूवमेंट के साथ में खड़े रहो और अवेकन हो जाओ, यानी जिंदा हो जाओ. ये जो नालायकी कर रहे ना, अभी मैं आपके माहिती के लिए बताता, 20 महीने से मैं कभी मास्क लगाया नहीं, आज तक के नहीं लगाए. उसके ऊपर जहाँ जहाँ कोरोना वार्ड है उस वार्डों में मैं जाता हूँ, हॉस्पिटल्स में जाता हूँ, और बिना मास्क के वो कोरोना के जितने पेशेंट है ना सबको मैं मिलता हूँ, सबके हाथ से पेड़ा खाता हूँ. आज तक के करीब 1000 कोरोना के लोगों को मैं गले से मिल चुका हूं. अगर कोरोना वाकई में रहता था तो आपके साथ में बात करने के लिए मैं आपको यहाँ जिंदा खड़ा दिखता नहीं था. और मैं आपको बताता हूँ, ये पुलिस गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है, ये सिर्फ डराने का काम करती है. जिस दिन आप डट के खड़े हो जाएंगे ये कुछ नहीं कर सकते, इतनी बात समझ लो. और आपके हाथ देखिए, एक पुरानी कहावत है, क्या कहावत है मालूम है? खींचो ना कमान को, ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल है तो अखबार निकालो. आज के घड़ी के अंदर, आज के टाइम आपके हाथ की सबसे बड़ी बंदूक क्या है? आपका वीडियो कैमरा. अगर कोई आदमी आपके साथ में बेवकूफी बकवास कर रहा है ना, वीडियो कैमरा चालू करो, शूटिंग करो सब, और भेजो उसको, वायरल कराओ. अरे आप वैक्सीन ले लेके मर रहे हो, आपके घर में डेथ हो रही है, लोग उसका वीडियो भी बना के नहीं भेजते. तो सबसे पहले जरूरी है, जहां पर भी आपको मालूम पड़ता है कि फलाने आदमी के घर में डेथ हो गई है वैक्सीन लेने के बाद में, या वो बीमार हो गया है, या उसको वो पैरालाइज हो गया है, उसका वीडियो बनाओ 2 मिनट का और वायरल कराओ.
तो लोगों को पता तो लगे कि वैक्सीन से क्या हो रहा है। तो गवर्नमेंट को बातें करते करते जवाब देते देते थक जानी चाहिए गवर्नमेंट में कि ये क्या है। क्योंकि कोरोना तो तुम बोलते हो कि थोड़ा भी कुछ हुआ तो कोरोना, कोरोना किसको छींक भी है तो कोरोना। अरे एक्चुअली ये तो वेपन्स है भगवान ने हमको दिए हुए। जो वायरस हमको नाक से आंखों से दिखता नहीं है, वो अगर नाक में जाने की कोशिश कर रहा है तो हमारे नाक के अंदर के जो सेंसर्स है वो बोलते हैं कि अरे ये तो अंदर कहा जा रहा, चल भाग करके छींक आती है। उसके बाद में कुछ बचते हैं तो उनको मारने के लिए सर्दी होती है आदमी को, और उसके बावजूद भी कोई आदमी ने समझ लो उसको नाक साफ वाफ नहीं किया रुमाल से, तो वो अगर अंदर चले गए तो उनको मारने के लिए भगवान ने तीसरा वेपन दे दिया है कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर शूट अप हो जाता है और उनको मर जाते हैं। वो ये तीसरा वेपन है। और उसके बाद में उन्होंने जो मारे हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए भगवान ने चौथा वेपन तुम्हारे पास में दिया है, वो खांसी की। खांसी है तो बलगम बाहर निकलती है। और ये नालायक और कमीने लोग अकल के दुश्मन ये बोलते हैं कि नहीं जो छींक आ गई अरे बेकार, अरे बुखार आ गए अरे बेकार, सबका टेम्परेचर ले रहे हैं। अरे नालायक, टेम्परेचर मुझे आ रहा है कहने का मतलब माय सिस्टम इज वर्किंग। अरे जिसका और उसके बाद में ये हर जगह हर एक के हाथ में गन दे रहे, ये गन दे रहे जाके। और कितने बेवकूफ है, हवाई जहाज में से आदमी ठंडा होके बाहर निकलता है जाके उसका टेम्परेचर ले रहे। अबे नालायक, वो ऑलरेडी 15 डिग्री 22 डिग्री में से बाहर निकाल रहा है, तू उसका टेम्परेचर क्या ले रहा। बुखार वाला आदमी रहेगा तो भी ठंडा ही मिलेगा। नंबर 1 बेवकूफ है। मैं तो ऐसा आज तक के मास्क पहना नहीं, एयर से ट्रैवल करता हूँ, मुझे कोई पूछता है ना कि क्या है तो खड़े रहते, तो मेरी तो स्टाइल ठहरी हुई है। मैं तो ऐसे झकापट झटपट झटपट निकलता है। मेरे पीछे एक आदमी रहता है, उसको मैं बोलते था, तूने बोलता नहीं मिनिस्टर है, मैं फलक से बाहर, वो पूछते भी नहीं है। यानी मिनिस्टर को वैक्सीन नहीं लिया, मिनिस्टर ने खूब मुंह खोला तो चलता है। कभी बोल देते MP है, कभी बोल देते MLA है, और वो हमारे सामने वाला आदमी उसको बाहर हो जाते। यानी इतनी बेवकूफ ये देश की पुलिस है और ये देश का सिस्टम है। तो ऐसे बेवकूफों को आप मत घबराइए। इतना मैं बोलता हूँ, हिम्मत रखिए, आगे आइए। और मैंने जैसा बताया, जो भी आपके आजू बाजू में बातें हो रही है वो शूट करिए। ये वैक्सीन के कारण अगर कोई डेथ हो रही है, कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये सारे के सारे शूट करके भेजो। आने वाले आपने कसम खाओ कि कम से कम दिन में 2-3 वीडियो 1-1 मिनट के, ज्यादा लंबे मत करो, 1-1 2-2 मिनट के वीडियो शूट करो। दीज आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ वैक्सीन, और फटाफट शूट किया करो। और देखिए ये गवर्नमेंट को नानी याद आ जाएंगी इसके ऊपर से। और कितनी नालायक गवर्नमेंट है मुझे बता। यानी ये लोगों को झगड़ा करना पड़ता कि हमारे को ये, हम आजाद देश के अंदर रहते और हमारे को ये मीटिंग लेने के परमिशन नहीं है, फिर उसको झगड़ना पड़ता। और यहाँ पे हमको अगर मंडप डालने के लिए इन लोगों ने बेचारे लोग कितना बोला कि धूप का टाइम है, हमको मंडप लगाने दो। मंडप लगाने नहीं दे रहे। हमारे ST के बाजू में भाई बैठे हुए हैं, उनको मैं बोलता हूँ ये सब मानवाधिन के, लाओ मंडप डालो। ST वालों को भी मैं बोलता हूँ, तुम इतना जान पर जोखम डाल के इनको हका लो। इनको, ये कौन होते हैं ऐसे होने वाले। मैं आपका मंडप लगा देता शाम तक के, आप टेंशन मत लो। इनका बाप भी रोक नहीं सकता मंडप लगाने से। कौन लग गए पुलिस क्या? यानी मंडप लगाना क्या हमारे देश के अंदर गैर संवैधानिक है? मंडप लगाना यानी साले टेररिस्ट आते ये लेके वेपन्स लेके आते, उनको नहीं रोक सकते। और हम जाके सिर्फ यहाँ पर ये लगाएंगे, मंडप लगाएंगे या छोटा सा पेंडल लगा देंगे, तो हम लोग क्या ये करेंगे? कुछ नहीं है। मैं आपको अभी बताता हूँ, अभी 1-2 घंटे के अंदर ये ST वालों भाइयों के लिए मैं अभी मंडप लगा के जाऊंगा यहाँ पे। देखता हूँ सारा खुद रोकता, देखता खुद रोकता। हम हमारे देश के अंदर, अरे एक बात मैं आपको एक बताना चाहता हूँ, ये सारी बातें क्यों चल रही है, ये सारी बातें क्यों चल रही है? अगर घर का जो मेन आदमी है ना, वो पूछ डाल के बैठेगा ना, तो घर के भी लोग डर जाते हैं। गोविंद भगत जी, भाई और बहनों, आज हमारे अवेकन इंडिया से हम लोग इधर जुड़े हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि ये झूठी बीमारियां वो दुनिया से खत्म हो, इसलिए हम लोग यहाँ आए। दोस्तों, ये झूठी बीमारी का नौटंकी मोदी जी ने शुरू करने से पहले 14 मार्च 2020 को हमारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। मेरा बड़ा आंदोलन चालू था टोरन के खिलाफ। ये बिजली कंपनी है
दुनिया को लूटने को लिए आए हैं हमारे भिवंडी में और हमारे कलवा मुमरा दीवा में उनका लूट शुरू हो गया है। तो मैंने उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि ये कोरोना चलेगा लेकिन टोरन नहीं चलेगा, क्योंकि टोरन बदमाश है। तो कोरोना ये झूठ है, कोरोना बीमारी नहीं थी। मोदी जी 22 मार्च को डिक्लेयर किया। और दूसरा मेरे दोस्त, अगर आप बीमार नहीं हो तो आप मास्क क्यों पहनते हो? आप इंजेक्शन अपना ये जो टीकाकरण कर रहे हो, टीकाकरण क्यों करवा के ले रहे हो? सबको बोलो, टीके से लोग मरते हैं। हम लोगों ने 17 जुलाई को दीवा में रेल रोको किया। हमारे अवेकन इंडिया के हमारे भारत जोड़ो आंदोलन के मदन दुबे जी, तुरे जी, फिरोज भाई, हम लोग सब साथ मिलकर रेल रोको किया। आपके लिए किया। जो भी आप लाइन लगा के जो टीकाकरण कर रहे हो वो सबसे झूठ है। और लोगों को समझाओ कि यह झूठी बीमारी है। वर्ल्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो है कि दुनिया का संख्या उनको कम करने का है, उसके लिए सब नौटंकी चल रही है। हमारा आदर पूनावाला जी जनवरी में टीके का लस का जो उत्पन्न है, जो इंजेक्शन है, वो करोड़ों के संख्या में बनाया था पूना में। तो ये ऐसा कौन सी बीमारी है जिसकी कोई भी जानकारी नहीं, कोई भी प्रयोग नहीं, वो हम लोगों के जिंदा लोगों पे प्रयोग कर रहे हैं। ये जो टीकाकरण है, टीकाकरण जैसा हमारे हॉपकिंस इंस्टीट्यूट है, हमारे जो सैंडर्स रोड जो स्टेशन है, जो हमारे ब्रिटिश काल में जो प्लेग आया था उसके टाइम वो अपना गवर्नर से सैंडर्स सर, और उन्होंने 4 साल के बाद वैक्सीनेशन किया है प्लेग का। तो ये कौन सी बीमारी है, उसको 6 महीने में इन लोगों ने वैक्सीन निकाला। ये सब झूठ है और ये झूठ को हम लोग बर्बाद करके रखेंगे। मोदी ने डर के मारे किसानों का जो आंदोलन है उसको डर के मारे आज तीनों कानून पीछे लिए है। वैसा ये वैक्सीन का जो उन्होंने नौटंकी चल रहा है, हमारे फोरे साहब ने भी बताया, क्योंकि अकोला से फोरे साहब हमारे रेल रोको में आया था, क्योंकि ये वैक्सीन नहीं होना चाहिए, रेलवे में सबको घूमने का फिरने का अधिकार मिलना चाहिए करके हम लोगों ने रेल रोको किया था। तो दोस्तों, हम लोग एक साथ होकर अवेकन इंडिया बोलो, भारत जोड़ो आंदोलन बोलो, किसान ब्रिगेड बोलो अकोले का, हम लोग साथ मिलके इनको बर्बाद करेंगे और वैक्सीनेशन हमारे भारत से भगा देंगे। और इनका जो पूंजीपति का चल रहा है, जो दुनिया की संख्या का कम करने का, उसको हम चैलेंज करेंगे। हमारे साथ में वकील भाई हैं, हमारे टेंगरा जी हैं, तो हम लोग साथ मिलकर सब काम करेंगे। और इस जन शब्दों के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। तो अभी तक आप देख रहे थे राइट मिरर की स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाते हैं कुछ एक्सक्लूसिव खबरें। ऐसी ही एक्सक्लूसिव खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राइट मिरर। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, हमारे बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि आप ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट होते रहें। हम फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। तब तक अरुण कमल को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।